हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 86 प्रिया की जलन, मोक्ष से बातें, स्मॉल चैप्टर। प्रिया सबके सामने अच्छी बनने का दिखावा कर रही थी ताकि वो राजवंश फैमिली की नज़र में आ सके, पर कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, जिससे वो इरिटेट हो रही थी। पर उसकी ये छोटी छोटी हरकतें ईशानी और उसकी दोस्तों की नज़रों से छिपी नहीं थी। तभी रविकांत जी बोले, क्या ईशानी और मोक्ष एक दूसरे को पसंद करते हैं? उनकी बात सुनकर कोई कुछ बोलता उससे पहले ही नरेंद्र जी बोले, हाँ, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम चाहते हैं कि दोनों जल्दी शादी कर ले। उनकी बात सुनकर रविकांत जी ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगर दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम उनकी सगाई कर देंगे। उनकी बात सुनकर प्रिया को गुस्सा आ रहा था। वो नहीं चाहती थी कि मोक्ष और ईशानी की सगाई हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो मोक्ष की जिंदगी में कैसे जाएगी। वहीं राहुल को भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मेन मोटिव तो यही था कि कैसे ईशानी का दिल जीते और उससे शादी करे, पर वो जानता था कि मोक्ष राजवंश के आगे वो कुछ भी नहीं है। जब मोक्ष राजवंश जैसा इंसान ईशानी के साथ है तो ईशानी भला उसे देखेगी भी क्यों। रोमिका भी जितना हो सके राजवंश फैमिली के सामने खुद को इनोसेंट दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि मोक्ष उसे एक नज़र देखे तो सही। पर मोक्ष की नज़रें तो सिर्फ अपनी बेबी डॉल पर टिकी हुई थी, जो आराम से उसके मोम, दादी माँ और भाई बहन के साथ बात कर रही थी। रविकांत जी की बात सुनकर विश्वंभर जी बोले, मुझे मोक्ष से कुछ बात करनी है। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ गए। ईशानी जो कल्पना जी से बात कर रही थी उसे पता था उसके दादाजी मोक्ष के साथ क्या बात करने वाले हैं, इसलिए उसने घूरकर उन्हें देखा। किसी की घूरती हुई नजरें खुद पर महसूस करके विश्वंभर जी ने जब नजर घुमाई तो उन्होंने देखा कि उनकी पोती कैसे उन्हें घूर रही है। तो वो थोड़ा सा कपका गए और झूठी स्माइल करते हुए बोले, अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे मैं मोक्ष को धमकाने के लिए बुला रही हूँ। मैं तो सिर्फ उससे बात करना चाहता हूँ। मेरी पोती ने जिससे पसंद किया है मुझे भी तो उसे जानने की जरूरत है ना, मेरी प्यारी बच्ची। इतना कहकर वो मुस्कुरा दिए, पर वो सच में मोक्ष को धमकाने ही वाले थे अकेले में। पर लगता है उनकी पोती को पहले से ही उनकी मन की बात सब पता चल गया। उनकी ऐसी हालत देखकर सबको हंसी आ रही थी। दैनिक जी जानते थे कि उनके पापा ईशानी से जितना प्यार करते हैं उतना ही ईशानी के नाराज होने से डरते हैं। आखिर उनकी प्यारी पोती जो थी ईशानी। तभी देवेंद्र जी और अविनाश जी भी खड़े हो गए और ईशानी को देख बोले, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो मेरी बच्ची, हम उसे अकेले में मोक्ष को धमकाने नहीं देंगे, इसलिए हम भी वही रहेंगे। उनकी बात सुनकर विश्वंभर जी गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखने लगे। उन्हें अच्छे से पता था ये दोनों बूढ़े भी मोक्ष को धमकी देना ही चाहते होंगे ताकि आगे फ्यूचर में मोक्ष कभी शादी के बाद भी ईशानी को परेशान करने की हिम्मत ना करे। पर अब देखो ये दोनों कैसे उनकी प्यारी पोती के सामने खुद को अच्छा दिखाकर उसको विलेन बना रहे हैं, जैसे ये दोनों उससे मोक्ष को बचा रहे हो। विश्वंभर जी की घूरती हुई नजर खुद पर पाकर भी अविनाश जी और देवेंद्र जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने विश्वंभर जी को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे वो यहाँ हो ही ना। ईशानी ने मोक्ष की तरफ देखी जानने के लिए कि क्या मोक्ष उनसे बात करना चाहता है या नहीं, पर मोक्ष ने एक स्माइल के साथ इशारों में हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो ईशानी ने भी आगे कुछ नहीं बोली। उसे पता था कि उसका हब्बी उसकी तीनों दादाजी को संभाल लेंगे। आखिरकार वो ऐसे ही अंडरवर्ल्ड और बिजनेस वर्ल्ड का बेताज बादशाह नहीं था। मोक्ष, विश्वंभर जी, अविनाश जी और देवेंद्र जी बाहर चले गए बात करने के लिए। उनके जाने की थोड़ी देर बाद प्रिया भी सबको थोड़ी देर में आ रही हूँ बोलकर वहां से चली गई, पर इस पर ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। प्रिया को ये एक सुनहरा मौका लग रहा था ताकि वो मोक्ष के करीब जा सके, इसलिए वो सबके नजरों से बचते हुए गार्डन की तरफ चली गई जिस तरफ मोक्ष, विश्वंभर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी गए थे। वही गार्डन में पहुंचते ही विश्वंभर जी ने घूरकर अविनाश जी और देवेंद्र जी को देखा तो वो दोनों सकपका गए और नजरें चुराने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारा किया और फिर से सीना तान कर खड़े हो गए, जैसे उन्हें कुछ फर्क ही ना पड़ रहा हो। विश्वंभर जी ने मोक्ष की तरफ देखकर पूछा, तुम कब से मेरी पोती से प्यार करते हो? 2 सालों से, मोक्ष ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। उसके जवाब सुनकर सब फिर से शॉक हो गए। देवेंद्र जी अपनी आंखें बड़ी करके बोले, क्या कहा तुमने 2 सालों से? तुम दोनों 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हो तो हमें इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? विश्वंभर जी और अविनाश जी भी अपनी आंखों में शक लिए मोक्ष को देख रहे थे, क्योंकि उन्हें भी लग रहा था कि ये मोक्ष जरूर झूठ बोल रहा होगा। आखिर उनकी प्यारी पोती 2 सालों से किसी से प्यार करे और वो जान भी ना पाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। उनकी सवाल को समझकर मोक्ष ने एक टेढ़ी स्माइल के साथ उन तीनों को देखा, फिर बोला, सच तो यही है, आप चाहे तो ईशानी से पूछ सकते हैं। हम दोनों 2 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों ने तो शादी भी कर लिया है।
मोक्ष की ये बात सुनकर तो तीनों को फिर से एक झटका लगा। उन्हें तो सिर्फ इतनी खबर मिली थी कि मोक्ष और ईशानी दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इन दोनों ने शादी कब कर लिया। विश्वम्भर जी, अविनाश जी और देवेंद्र जी तीनों मोक्ष को अविश्वास के साथ देख रहे थे। अविनाश जी आपने होश में आकर बोले, तुम जरूर झूठ बोल रहे हो, हमारी पोती की शादी हो गई और हमें ही नहीं पता। अविनाश जी की बात पर देवेंद्र जी भी सहमति जताते हुए बोले, बिल्कुल सही बोला तुमने। विश्वम्भर जी ने भी उनकी बातें पर हाँ में सिर हिलाया। वहीं मोक्ष के चेहरे पर अभी भी एक टेढ़ी स्माइल थी। उसे अच्छा लग रहा था तीनों को ऐसे हैरान देखकर। वो तो बातों ही बातों में उनसे ये बोलकर बदला ले रहा था कि ईशानी और उसकी शादी पहले से ही हो चुकी है, इसलिए अब वो चाहे या न चाहे ईशानी तो उसकी वाइफ बन चुकी है। हम कैसे मान ले कि तुम सच कह रहे हो? मुझे पहले अपनी पोती से जानना है कि तुम्हारी बातें सच है या झूठ। विश्वम्भर ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास लीगल प्रूफ है जो हम दोनों को हस्बैंड वाइफ प्रूफ करता है। इतना कहकर मोक्ष ने अपना फोन निकाला और आपने और ईशानी की मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो प्रूफ को उनके सामने कर दिया। उसे देखकर तो तीनों हैरान थे। तीनों एक दूसरे को देखते तो कभी मोक्ष को देखते। इसका मतलब ये सच है कि ईशानी और मोक्ष दोनों ने शादी कर लिया है। विश्वम्भर जी मोक्ष को देखकर अकड़ कर बोले, तो क्या हुआ अगर तुम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है तो? तुम दोनों को अभी भी रीति रिवाज से शादी करना बाकी है और उसके लिए तुम्हें हमारी परमिशन लेनी ही पड़ेगी, वरना मैं अपनी पोती की शादी तुमसे कभी नहीं कराऊंगा। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी और अविनाश जी भी अकड़ कर मोक्ष को देखने लगे, पर इससे मोक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी देवेंद्र जी बोले, चाहे तुम्हारी शादी ही क्यों ना हो गई हो, पर मेरी बात कान खोल कर सुन लो, हमारी नजरें हमेशा अपनी पोती पर है। अगर तुमने कभी हमारी पोती को परेशान किया, उसे चीट किया तो याद रखना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। उनकी बातों से अविनाश जी और विश्वम्भर जी भी सहमत थे। अगर कोई और मोक्ष को इस तरह धमकी देता तो मोक्ष उस इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, पर ये तीनों तो उसकी बेबी डॉल के दादाजी थे। मोक्ष को अच्छे से पता था मेहरा फैमिली को छोड़ने के बाद ईशानी के चारों दोस्त ने उसे फैमिली की प्यार दिया था और ये तीनों भी ईशानी को खुद की पोती से भी ज्यादा प्यार करते थे। और ये सभी ईशानी के आपने हैं, इसलिए वो इन्हें कुछ भी नहीं कह सकता था। आप चिंता मत कीजिए, ईशानी मेरी सब कुछ है, मेरा प्यार मेरा जुनून है, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता और उसके बिना मैं किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। मोक्ष ने उन तीनों को बिना देखे कॉन्फिडेंस के साथ बोला। उसकी बात सुनकर और उसकी इतनी कॉन्फिडेंस देखकर तीनों को अच्छा लगा। ऐसे तो उन्हें पता था उनकी पोती ने आपने लिए एक हीरा चुना है। उन्हें मोक्ष पर भरोसा था कि वो ईशानी को खुश रखेगा और उन्होंने तो पहले ही सुना था कि मोक्ष राजवंश कभी आज तक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं था। थोड़ी देर और बात करने के बाद विश्वम्भर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी अंदर की तरफ चले गए। इतनी देर बात करने के बाद उन्हें यकीन हो गया था कि मोक्ष एक अच्छा लड़का है। ईशानी जरूर इसके साथ खुश रहेगी। वो बेझिझक ईशानी के साथ मोक्ष की शादी करा सकते हैं। मोक्ष जा रहा था कि उसे नमन का कॉल आ गया, तो वो रुक गया, कॉल पिक करके बात करने लगा। वहीं साइड में प्रिया जो छुपकर उन चारों को देख रही थी। जैसे ही उसने देखा कि विश्वम्भर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी अंदर चले गए और मोक्ष इस वक्त अकेला है और किसी से बात कर रहा है, तो वो खुद हो गई। उसे ये अच्छा मौका लग रहा था मोक्ष के करीब जाने के लिए। उसने अपने बाल को ठीक किया, फिर अपने चेहरे पर एक इनोसेंट स्माइल लिए धीरे धीरे चलकर मोक्ष के करीब जाने लगी। मोक्ष जो नमन से बात कर रहा था, उसे महसूस हो गया था कि उनके पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही उसने अपनी नजरें घुमाई तो उसके पीछे प्रिया खड़ी थी। आपने पीछे प्रिया को खड़ी हुई देखकर मोक्ष की आंखें अचानक से सर्द हो गई, उसकी ऑरा एकदम से डेंजरियस हो गई। वहीं प्रिया ने यह ध्यान ही नहीं दिया कि मोक्ष कितने गुस्से में है। उसे तो लग रहा था मोक्ष उसे देख रहा है। जरूर मोक्ष भी उसकी खूबसूरती देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया है, ये सोचकर वो ब्लश करने लगी। वो धीरे से नजरें उठाकर मोक्ष की तरफ देखकर बोली, मोक्ष जी, क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकती हूँ? वो एक्चुअली मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। उसकी बात सुनकर भी मोक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया और फोन पर नमन से कुछ बोलकर कॉल कट कर दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। मोक्ष को उसकी बातें ना सुनकर उसे इग्नोर करते हुए जाते देखकर प्रिया पीछे से बोली, मिस्टर मोक्ष, मुझे आपसे ईशानी के बारे में कुछ बात करनी है। उसकी बात सुनकर मोक्ष के कदम रुक गए। मोक्ष को इस वक्त काफी गुस्सा आ रहा। वो इस लड़की को अभी अपने हेल विला में जंगली जानवरों के सामने फेंक देना चाहता था। मोक्ष ने किसी को एक मैसेज भेजा, फिर फोन को पॉकेट में रखकर खड़ा हो गया। वहीं मोक्ष को रुकता देख प्रिया को लगा कि जरूर मोक्ष उसकी बातों में आ रहा है। ये सोचकर वो दिल ही दिल में खुश हो गई, पर उसने ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और अपने चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, मोक्ष जी, क्या आपको पता है ईशानी बचपन से अनाथ आश्रम में थी?
इसलिए वो थोड़ी एग्रेसिव और बिगल हो गई है। 4 साल पहले भी उसने एक लड़की को मारने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा था। वो मुझसे नफरत करती है, पता नहीं क्यों, पर उसे लगता है शायद ये सब मेरी वजह से हुआ है और मैंने उसकी जगह छीनी है, पर मैं उसे बहन की तरह ही मानती हूँ। वो तो फैमिली वालों के साथ भी बुरा बर्ताव करती है। इतना कहकर वो चुप हो गई और मोक्ष की तरफ देखने लगी। मोक्ष को देखकर वो शर्माने की नाटक कर रही थी, जैसे उससे ज्यादा शर्मीली लड़की कोई और हो ना। वो जितना हो सके इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही थी। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष का दिल उसे ऐसे देखकर जरूर पिघल जाएगा। आखिरकार आज तक उसने ऐसे ही एक्टिंग करने कितने लड़कों को आपने आगे पीछे घुमाया था। उसकी इसी नाटक से तो उसने पहले ईशानी से सबको दूर कर दिया था। अब भी वो ऐसे ही मोक्ष को भी ईशानी से दूर कर देगी। फिर मोक्ष सिर्फ उसका होगा, जैसे ईशानी की फैमिली मंगेतर को उसने छीन लिया था। अब ठीक वैसे ही मोक्ष को भी ईशानी से छीन लेगी। उसने ईशानी के बारे चिंता जताने की नाटक करके मोक्ष के सामने ये बताने की कोशिश किया था कि ईशानी कितनी बुरी है, जो अपने फैमिली से ही बुरा बर्ताव करती है। उसे यकीन था कि मोक्ष और राजवंश फैमिली को ईशानी के बारे में ये सब कुछ पता नहीं होगा। अगर पता होता तो वो लोग ईशानी को कभी अपनी घर की बहू नहीं बनते। उसे लगता था लड़कों को इनोसेंट और काइंड शर्मीली लड़की पसंद होती है, इसलिए उसने मोक्ष के सामने एक इनोसेंट काइंड लड़की की तरह ही बिहेव किया था। तभी मोक्ष के थोड़ी दूरी से पीछे से ईशानी बाहर आई, जिसे देखकर प्रिया की आंखें मानो जम सी गई। अभी तक शर्माने की नाटक करते हुए उसने अपनी नजरें झुका रखी थी और उसने सिर्फ मोक्ष को ही एक बार देखा नजरें उठाकर, इसलिए उसने ईशानी को नोटिस ही नहीं किया था। ईशानी आकर मोक्ष के पास खड़ी हो गई तो मोक्ष ने उसके हाथ को पकड़ लिए। इस वक्त वो एक परफेक्ट कपल की तरह लग रहे थे। जो प्रिया की आंखों में चुभ रही थी, उसे मोक्ष और ईशानी को साथ में देख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये जगह उसका होना चाहिए। उसे डर भी लग रहा था कि कहीं उसकी कही हुई बातों को ईशानी ने ना सुन लिया हो। उसने फिर से अपनी चेहरे पर मासूमियत लाते हुए बोली, ईशानी तुम गलत मत समझना, मैं बस मिस्टर मोक्ष से बात कर रही थी। वही मोक्ष जिसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अनजान उसका नाम ले। उसे प्रिया के मुंह से बार बार अपना नाम सुनकर गुस्सा आने लगा था। उसने ईशानी को मैसेज करके बाहर बुलाया था ताकि उसकी बेबी डॉल भी इस लड़की की बातें सुन सके, वरना अभी तक मोक्ष प्रिया को अपने गार्ड से कहकर सबक सिखा चुका होता। पर ये लड़की उसकी बेबी डॉल का शिकार है, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहा था। मोक्ष बिना किसी भाव के प्रिया को देखकर बोला, मिस मेहरा, मेरा नाम सिर्फ मेरे आपने ही ले सकते हैं। कोई एरा गेरा अनजान मेरा नाम ले, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। प्लीज आप मुझे आगे से मिस्टर राजवंश ही बुलाए। मोक्ष की बात सुनकर प्रिया का चेहरा पीला पड़ गया। वो मायूस होकर बोली, पर मैं तो ईशानी की बहन हूं, तो आप मुझे अनजान क्यों कह रहे हैं। प्रिया को इस वक्त ईशानी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था जरूर ईशानी की आ जाने की वजह से ही मोक्ष उसके साथ ऐसे रूड बिहेव कर रहा है। अगर ईशानी ना आई होती तो मोक्ष जरूर उसके साथ अच्छे से बात करता। मोक्ष ईशानी की तरफ देखकर बोला, बेबी डॉल, क्या ये लड़की तुम्हारी बहन है। मोक्ष ये पूछते वक्त प्रिया को ऐसे देख रहा था जैसे प्रिया की कचरा है। प्रिया को पता था कि ईशानी उसे अपनी बहन नहीं मानती। अगर अभी ईशानी मोक्ष के सामने ये बोलेगी तो उसकी मोक्ष के सामने और भी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो आगे आकर ईशानी की एक हाथ को पकड़कर बोली, ईशानी प्लीज तुम गलत मत समझो, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ ना। पता नहीं क्यों तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसने इतना ही कहा था कि ईशानी ने उसकी हाथ को घुमाकर मोड़ दिया, जिस वजह से प्रिया की चीख निकल गई। ईशानी को प्रिया की छूना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। प्रिया की छूते ही उसे अपनी पिछले जन्म की याद आ जाती थी, जब प्रिया इसी तरह प्यार का दिखावा करके फिर बाद में उसके पीठ पीछे चल चल कर उसे हट करती थी। प्रिया को इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से सच में आंसू निकल आए, पर ना तो इससे ईशानी को कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही मोक्ष को। मोक्ष तो अपनी बेबी डॉल को देख रहा था, जिसकी आंखों में प्रिया के लिए सिर्फ गुस्सा दिखाई दे रहा था। ईशानी ने प्रिया की हाथ को झटक दिया तो प्रिया जानबूझकर लड़खड़ा कर नीचे गिरने की नाटक करने लगी ताकि मोक्ष उसे संभाल ले, पर मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर साइड हट गया। वहीं ईशानी को तो प्रिया पर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अच्छे से समझ रही थी प्रिया क्या करने की कोशिश कर रही थी। मोक्ष पर प्रिया की नज़र ईशानी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वहीं प्रिया सपोर्ट ना पाकर धड़ाम से नीचे गिर गई। उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर नीचे गिरने की वजह से उसकी कोहनी पर खरोंचें आ गई थी। वो अपनी सिर उठाकर अपनी आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखने लगी। उसे लगा था मोक्ष उसे अपनी बाहों में पकड़कर गिरने से बचा लेगा, पर मोक्ष ने तो उसकी तरफ कंसर्न दिखाना भी जरूरी नहीं समझा। उसे तो यही लगा था कि ईशानी की ऐसी एग्रेसिव और रूड बिहेवियर देखकर मोक्ष के सामने ईशानी की इंप्रेशन बुरी बन जाएगी, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। मोक्ष तो ईशानी की हाथ को बार बार ऐसे चेक कर रहा था
जैसे ईशानी ने उसे नहीं बल्कि ईशानी को उसने मारा हो, और चोट उसे नहीं बल्कि ईशानी को लगी हो। प्रिया ने सोचा नहीं था कि ईशानी की इतनी रूड बिहेवियर देखकर भी मोक्ष ईशानी की इतनी केयर करेगा। क्या लड़कों को हेल्पलेस और काइंड लड़कियां ज़्यादा पसंद नहीं है? लड़के हमेशा वेल बिहेवियर और शांत लड़कियों को ही पसंद करते हैं, और उसने तो मोक्ष के सामने बिल्कुल एक प्यारी और दयालु लड़की की छवि बनाई थी। फिर भी मोक्ष ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं, और उसे तो ये भी लगता था कि अमीर लड़कों को घमंडी और एग्रेसिव लड़कियां पसंद नहीं है, और इसीलिए उसने अपनी इसी मासूम लड़की की ट्रिक से ना जाने कितने लड़कों को अपने आगे पीछे घुमाया था। प्रिया अभी भी नीचे पड़ी हुई बस यही सोच रही थी। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी मोक्ष को देख रही थी, जो ईशानी की हाथ को प्यार से देखकर चेक कर रहा था। मोक्ष ने ईशानी की हाथ को प्यार से सहला कर बोला, तुम्हें क्या जरूरत खुद की हाथ को गंदा करने की? गार्ड से बोल देती वो इसे सबक सिखा देते ना। आगे से अगर तुम्हें किसी को सबक सिखाना हो, खास करके इसकी जैसी लड़की का, तो तुम गार्ड से कहोगी, ओके? ईशानी को मोक्ष की बातें सुनकर हंसी आ रही थी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि उसका हब्बी इनडायरेक्टली प्रिया की बेइज्जती कर रहा है। वही मोक्ष की बातें सुनकर और ईशानी के साथ ये प्यार भरा अफेक्शन देखकर तो प्रिया का दिल जल रहा था। उसे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी, पर वो मोक्ष से तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती थी, इसलिए सिर्फ बेइज्जती का घुट पीकर रह सकती थी। उसके दिल में गुस्सा और नफरत उमड़ रहा था, और उसे अपनी ये बेइज्जती का कारण भी सिर्फ और सिर्फ ईशानी लग रही थी। उसका मन कर रहा था ईशानी को मोक्ष से दूर करके खुद मोक्ष के बाहों में आ जाए। दुनिया का सबसे पावरफुल और हैंडसम आदमी को ईशानी के साथ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने तो ईशानी से सब कुछ छीन लिया था, उसकी फैमिली, उसकी मंगेतर, पर उसने सोचा नहीं था कि ईशानी को राहुल से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा, जो पूरी दुनिया पर राज करता है, जो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है। ऊपर से इस वक्त वो खुद उन दोनों के आगे जमीन पर पड़ी हुई थी। पर मोक्ष को उसकी कोई फिक्र नहीं थी। आखिरकार वो भी खूबसूरत थी, प्रिंसेस की तरह पली बड़ी थी, तो फिर मोक्ष ने उसे क्यों नहीं चुना? उसे बुरा भी लग रहा था कि मोक्ष उसे एक नज़र देख भी नहीं रहा, और उसकी बातों से लग रहा है जैसे वो मोक्ष के लिए कोई कचरा हो जो कोई एडजस्ट ही ना करती हो। ईशानी ने प्रिया को देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ी थी और खुद उठने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। उसे इस तरह देखकर ईशानी की होंठों में एक मजाकिया मुस्कान थी। उसे अच्छे से पता था कि ये प्रिया इस वक्त क्या सोच रही होगी। अरे आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? माना कि आप दोनों ने शादी कर लिया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी शुरू हो जाओ। अपनी चेहरे पर टीजिंग स्माइल लिए ये कहते हुए वेद वहाँ आ गया। वेद की आवाज़ सुनकर मोक्ष और ईशानी उसकी तरफ मुड़ गए। मोक्ष का चेहरा अभी भी भावहीन था, वही वेद को देखकर ईशानी ना में अपना सिर हिला रही थी। उसे अच्छे से पता था कि उसका वेद भाई सबको चिढ़ाने में माहिर है। तभी वेद की नज़र प्रिया पर गई, जो अभी जमीन से उठ रही थी। उसकी बलों में कुछ ग्रास लग गए थे। इस वक्त वो किसी जोकर की तरह लग रही थी। उसे देखकर तो वेद की हंसी ही छूट गई। ईशानी और मोक्ष अब भी शांत खड़े थे। वही प्रिया को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसे देखकर ऐसे हंस क्यों रहे हैं। मिस्टर वेद, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? प्रिया ने मासूमियत का नाटक जारी रखते हुए पूछा। ऐसे भी वेद सहगल फैमिली का इकलौता बारिश था, जो इंडिया टॉप 5 रिच फैमिली में से एक थी, तो भला वो आपने इम्प्रेशन उसके सामने कैसे खराब कर सकती थी? उसकी बात सुनकर वेद ने आपने हंसी को काबू किया और प्रिया की तरफ देखकर बोला, मिस प्रिया, आपको नहीं लगता कि ऐसी ड्रेस में माली का काम करना थोड़ा परेशानी भरा है? आप ऐसा क्यों नहीं करती? आप कंफर्टेबल कपड़े पहनकर आराम से गार्डन की साफ सफाई कर सकती है। उसकी बातों को पहले तो प्रिया समझ नहीं पाई, पर जैसे ही उसे समझ आया उसकी चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उसने सोचा नहीं था कि उसे इस हालत में वेद ने देख लिया है। उसने आपने सिर झुका लिया और थोड़ा शर्माने का नाटक करते हुए बोली, वो मैं गलती से गिर गई थी। उसे इस तरह शर्माने की नाटक करते देख मोक्ष और ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे भी उसकी ये मासूम और शर्माने की नाटक को ईशानी पिछली जिंदगी में भी बहुत बार देख चुकी थी। वही वेद को तो भी उसकी शर्माने से ब्लश करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा उसे तो उसकी जोकर जैसी हालत देखकर हंसी आ रही थी। मोक्ष को अब इस लड़की की ड्रामे को और नहीं देखना था, इसलिए वो ईशानी को लेकर अंदर चला गया। उनके जाने के बाद प्रिया को लगा यही मौका है जब वो वेद से बात करके अपनी करीबियों को बढ़ा सकती है। मोक्ष को तो बाद में भी वो किसी न किसी तरीके से अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। वेद जाने ही वाला था कि तभी प्रिया अपनी पलक झुकाए थोड़ा शर्माने की नाटक करते हुए बोली, वेद जी, आपने पूरा घर देखा नहीं है ना? क्यों ना आप मेरे साथ में आपको आज पूरा मेंशन दिखा देती हूँ। इतना कहकर प्रिया वेद की आंसर का वेट करने लगी। वो तो वेद की हाँ बोलने की इंतजार में थी ताकि वो वेद के साथ थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर सके।
वही वेद जिसे प्रिया की ये नाटक बहुत बोरिंग लग रही थी। वो तो तब ईशानी भी यहाँ थी, इसलिए उसने प्रिया की नाम लिया था और मजाक उड़ाया था प्रिया का, वरना उसे तो इस घटिया लड़की की नाम तक पसंद नहीं था जिसने उसकी प्यारी बहन से उसकी खुशी छीन ली थी। ये सोचकर उसकी आंखें फिर से पहले की तरह सर्द हो गई। अभी वेद वो वेद नहीं लग रहा था जो ईशानी के सामने प्रिया का मजाक उड़ा रहा था। अभी वेद बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसा दुनिया के सामने था, बिल्कुल कोल्ड एंड एरोगेंट। वही प्रिया जो मासूम बनने की नाटक कर रही थी, एक पल के लिए वेद भी कोल्ड आंखें देखकर डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया जो वेद उसे ऐसे गुस्से से देख रहा है। मिस प्रिया, मैं यहाँ अपनी बहन की जन्मदिन की पूजा में आई हूँ, घूमने के लिए नहीं। वैसे भी मेरी बहन के अलावा ऐसा क्या खास है इस मेंशन में जो मुझे देखने की जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर वेद प्रिया को घूरते हुए वो वहां से चला गया। वही प्रिया तो मानो अपनी जगह पे खड़ी वेद को जाते हुए देखती रह गई। उसे आज बार बार अपनी बेइज्जती महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली और जिस तरफ वेद गया था उस तरफ देखकर अपने आप से बोली, क्योंकि उस ईशानी के पास ही सभी अच्छे और अमीर लड़के मंडरा रहे हैं। पहले भी तो मैंने उससे सब कुछ छीन लिया था, अब भी ऐसा ही होगा। चाहे जो भी हो जाए, मैं फिर से ईशानी से उसकी सारी हक और खुशियां छीन लूंगी। चाहे कुछ भी करके मुझे मोक्ष का दिल जीतना होगा। एक बार मोक्ष मेरा हो जाए उसके बाद मैं उस ईशानी को देख लूंगी। इतना कहकर वो भी अंदर की तरफ जाने लगी, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये सपना कभी सच नहीं होने वाला था। सब हॉल में बैठकर बात कर रहे थे। प्रिया छुपते हुए पीछे से अपने रूम की तरफ चली गई। वहीं नीचे सभी बैठे थे, तभी अविनाश जी का असिस्टेंट आया और उनकी तरफ देखकर बोला, सर पंडित जी आ गए हैं। उनकी बात सुनकर सब अपनी जगह से खड़े हो गए। तभी महागुरुजी और महापंडित जी अंदर आए। सब उनके पास ही आशीर्वाद लेने के लिए चले गए। एक एक करके सब आशीर्वाद ले रहे थे। ईशानी और मोक्ष साथ में आशीर्वाद लेने गए। मोक्ष ने ईशानी के एक हाथ को पकड़ रखा था। महागुरुजी ने उन दोनों के सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। फिर महापंडित जी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया और मोक्ष और ईशानी को देखकर बोले, तुम दोनों का जोड़ा तो स्वयं महादेव ने बनाया है और दोनों का साथ तो विधि का विधान है। दोनों हमेशा खुश रहो। उनकी बात सुनकर सारे परिवार वाले खुश हो गए। खास करके कनक जी और कल्पना जी को तो बहुत खुशी हो रही थी। भला वो दोनों खुश क्यों न होती, आखिरकार मोक्ष और ईशानी का साथ तो स्वयं महादेव का आशीर्वाद था। बाकी सब भी खुश थे। ईशानी की दोस्त भी खुश थे। रविकांत जी और प्रभा जी भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो दोनों तो यही चाहते थे कि उनकी पोती की जिंदगी में कोई ऐसा आए जो उसे वो हर खुशी दे जिसकी वो हकदार, जो खुशी उसे यहाँ मेहरा फैमिली में नहीं मिली। वो खुशी तो देने के लिए चारों फैमिली और थे, पर उन्हें हमेशा बस यही चाहिए था कि ईशानी की जीवनसाथी के रूप में कोई अच्छा लड़का मिल जाए। और मोक्ष में उन्हें वो सारी खूबी नजर आ रही थी जो वो अपनी पोती ईशानी की होने वाले पति के अंदर देखना चाहते थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी कुछ बोल नहीं रहे थे, पर वो भी अंदर ही अंदर खुश थे। जब उन लोगों ने राहुल को प्रिया से शादी करने की सोची थी तब उन्हें ईशानी की फिक्र नहीं थी, पर ईशानी की वापस आने के बाद उन्हें ये एहसास होता था कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी पर कितना अन्याय किया है। पर राहुल ने भी तो प्रिया को चुना था और प्रिया को भी राहुल पसंद था, पर उन्हें ये भी लगता था कि कहीं ईशानी की मंगेतर और प्रिया की शादी की वजह से ईशानी गुस्सा ना करे। पर मोक्ष और ईशानी को साथ देख वो समझ गए थे कि ईशानी को तो शायद राहुल से कोई मतलब ही नहीं था, और ये सोचकर उन्हें खुद पर ही शर्म आती थी कि पास्ट में उन्होंने इसी बात पर ईशानी को कितना कुछ सुनाया था। तब उन्हें लगता था ईशानी प्रिया को घर में परेशान करती है और उससे उसकी हक छीनना चाहती है। उन्हें यही लगता था कि ईशानी शायद राहुल और प्रिया की रिश्ते से खुश नहीं है, क्योंकि ऑफिशियली राहुल तो ईशानी की मंगेतर था। हेलो डियर रीडर्स, आप सब और भी स्टोरी रीड करते होंगे, राइट? अगर आप सब दूसरे स्टोरी रीड करते होंगे तो आपको पता होगा कि पॉकेट नोवेल वाले बहुत सारे स्टोरीज बंद कर रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे राइटर्स ने आधे में ही अपनी स्टोरी को बंद कर दिया है, और ये राइटर्स अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं। ये स्टोरी पॉकेट नोवेल से ही लाइव दिखाना बंद हो जा रहा है। कम व्यूज की वजह से पॉकेट नोवेल वाले स्टोरी को बंद कर देते हैं। मेरी स्टोरी पर भी बार बार कम व्यूज होने की वजह से पॉकेट नोवेल से टिप्स आता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो लोग मेरी इस स्टोरी को भी बंद कर देंगे। अगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि मेरी ये स्टोरी बंद हो तो प्लीज़ व्यूज बढ़ाए, लाइक और खास करके जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि स्टोरी लिखूं या नहीं। कुछ मेरे रीडर्स हैं जो मुझे प्रतिलिपि आप पर लिखने को बोल रहे थे, पर इतने सारे चैप्टर यहाँ डालने के बाद वहाँ फिर से स्टार्टिंग से डालना बहुत मुश्किल है। ऊपर में मैं उस आप पर यूज्ड टू नहीं हूँ।
पर अब उन्हें समझ आ गया था कि तब भी शायद ईशानी को राहुल में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो लोग ही थे जो प्रिया की प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें खुद की बच्ची की तकलीफ और मासूमियत नहीं दिखी। पर अब पछताने से क्या फायदा, अब तो उनकी बेटी उनकी तरफ एक नज़र देख भी नहीं रही थी। अब ईशानी के पास प्यार करने वाले बहुत सारे लोग थे। समीर, दर्शित, रेहान और अयान चारों भी यही सोच रहे थे। ईशानी को चारों फैमिली के साथ और खास करके वेद, रुद्र, अभिक और ध्रुव को भाई बोलता हुआ देखकर और उनके साथ इतने प्यार से बात करता हुआ देखकर चारों को जलन भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। चारों के दिल में यही चल रहा था कि काश ईशानी उनसे भी भाई भाई बोलकर ऐसे ही प्यार से बात करती तो कितना अच्छा होता। भाई देखिए ना, ईशानी लोगों के साथ कितना खुश है, वो उन सब के साथ बात करते वक्त कितनी स्वीट है। 4 साल पहले जब वो घर में थी तब तो वो और भी मासूम थी और हम सब के पीछे भाई भाई कहकर भागती थी, पर अब तो वो हम सबको भाई के बदले मिस्टर मेहरा नहीं तो नाम से बुलाती है। भाई क्या कभी फिर से ईशानी पहले जैसे हम सबको भाई नहीं बोलेगी? अयान ने दुखी होते हुए पूछा। अयान की सवाल सुनकर तीनों भाई उसे देखने लगे। तीनों की आंखों में नमी थी, पर अयान की सवाल का जवाब तो तीनों में से किसी के पास भी नहीं था। समीर थोड़ा उदास स्वर में ईशानी की तरफ देखते हुए बोला, उसने 1.5 सालों तक हम मानने की और हमारी प्यार पाने की कोशिश किया है और हम सबकी बेरुखी को बर्दाश्त किया है। जब उसकी भरोसा और विश्वास टूट गया हूँ सबसे तो उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया और उसकी दिल में नफरत आ गई और हम लोग तो बस कुछ दिन से ही उसकी बेरुखी देख रहे हैं और तुम अभी से हार क्यों मान रहे हो? हम सब ने तो अभी उसकी तरह सालों तक कोशिश भी नहीं किया है उसे मनाने की। समीर की बात सुनकर अयान ने अपना सिर झुका लिया। रेहान की आंखें अभी भी ईशानी पर ही थी। दर्शित बस चुप खड़ा था, वही एक था जिसने ईशानी को सबसे ज्यादा मिस किया था। पर समीर की बातें भी सच थी। ईशानी ने 1.5 सालों तक उन सबके प्यार पाने की कोशिश किया था, तो वो लोग इतने जल्द हार कैसे मान जाए? वो धीरे धीरे करके ईशानी को जरूर मना ही लेंगे। वही प्रिया जो अभी अभी फिर से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज करके मेकअप करके आई थी, जैसे ही वो नीचे पहुंची उसे पीछे खड़े अपने भाइयों की बातें सुनाई दिया, जिसे सुनकर उसे और भी क्या गुस्सा आ रहा था। उसके भाई क्यों ईशानी को मनाना चाहते हैं? क्या वो उनकी इकलौती प्रिंसेस नहीं है? क्या उनके लिए एक ही बहन काफ़ी नहीं है जो वो ईशानी को मनाना चाहते हैं? कितनी मुश्किल से तो उसने पहले ईशानी को सबकी नज़रों में गिराया था। उसने ईशानी को इस घर से निकलने के लिए और उसके पेरेंट्स और भाइयों की नज़रों से गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। अब तो उसके पेरेंट्स और भाइयों को देखकर लगता है उसकी सारी प्लानिंग और किए कराए पर पानी फेरने वाला है। वही सबने आशीर्वाद ले लिया था, तो सुखी जी और आरती जी ने भी महागुरु जी और पंडित जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तो महागुरु जी दोनों को देखकर बोले, तुम दोनों जो 6 हो वो हो पाना बहुत मुश्किल है। तुम लोगों ने खुद हीरे को अपने पैरों से ठोकर मारकर कांच के टुकड़े को चुना था। मैं बस इतना कहूंगा कि आगे जो होगा उसमें अगर सही का साथ दोगे तो अच्छा होगा। उनकी बातों को कुछ ही लोगों ने सुना था, पर सब समझ गए कि महागुरु जी क्या कहना चाहते हैं। सुनिधि जी और रीता जी जो उनके पास ही खड़े थे, उनका मुंह बन गया। पूर्णिमा जी और नीलिमा जी का भी यही हाल था। उन्हें भी महागुरु जी की कहने का मतलब समझ आ गया था, क्योंकि महागुरु जी हमेशा भविष्य का सोच को लेकर सच ही बोलते थे। चारों ने सुकेत जी और आरती जी की तरफ देखकर मन ही मन सोचा, ये लोग चाहे जो भी कर ले, ये इनकी गलती है कि इन लोगों ने ईशानी जैसी हीरा को छोड़कर प्रिया जैसी कांच को चुना। पर वो चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी बेटी ईशानी को फिर से इनके पास दुख सहने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले थे। वही सुकेत जी और आरती जी ने महागुरु जी को देखा, फिर दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें नम हो गई थी। समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी आगे आकर महागुरु जी और महापंडित जी का आशीर्वाद लिया। प्रिया भी उनके साथ चलकर आगे आई। जैसे ही उसने महागुरु जी के पैर छुए, महागुरु जी को कुछ दृश्य दिखने लगे। महागुरु जी ने अपने पैर हटा लिए, सब उनकी तरफ देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि महागुरु जी ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने प्रिया को आशीर्वाद नहीं दिया। सुकेत जी, आरती जी और बाकी फैमिली भी उन्हें देखने लगे। आरती जी ने महागुरु जी को देखते हुए पूछा, गुरु जी आपने आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? ये हमारी बेटी प्रिया है, आज उसकी भी जन्मदिन है। उनकी बात सुनकर प्रिया भी महागुरु जी को देखने लगी। उसे अच्छा लगा कि उसकी मोम ने अभी सबके सामने बोल दिया कि आज उसकी जन्मदिन है। उसे इस वक्त थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो रही थी। महागुरु जी प्रिया को देखकर गंभीर बोले, इंसान की कर्म और पुण्य उसे स्वयं भगवान से आशीर्वाद दिलाता है। नियति और भगवान के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। हम आशीर्वाद देने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। कुछ लोगों के करने अगले जन्म तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ता।
इतना कहकर महागुरु जी ने ईशानी की तरफ देखा, फिर अविनाश जी और विश्वम्भर जी की तरफ देखकर बोले, आप लोग ज्यादा मत सोचिए, चलिए पूजा के लिए देर हो रही है। बच्ची की जन्म नक्षत्र के हिसाब से हर साल एक ही तिथि और समय पूजा हो जाना ही उचित है। आप लोग तो ये अच्छे जानते हैं ना, अगर समय बीत गया तो बच्ची के ऊपर आपदा आ सकती है। ईशानी समझ गई थी कि महागुरु जी को प्रिया की कर्म पता चल गया होगा, क्योंकि वो अच्छे से जानत थी महागुरु महादेव की तपस्या में लीन रहते हैं। जब ईशानी भी उनसे पहली बार मिली थी तब वो भी उनकी बातों से हैरान हो गई थी, क्योंकि उन्होंने तक बता दिया था कि ईशानी का पुनर्जन्म हुआ है। वहीं उनकी बात सुनकर विश्वम्भर जी, देवेंद्र जी और अविनाश जी को और बाकी सबको भी याद आया कि ईशानी की पूजा की समय सच में हो गई थी। जिस समय हर साल पूजा होती थी, वो डर गई कि कहीं देरी की वजह से उनकी बच्ची पर संकट न आ जाए। ऐसे भी ईशानी की तीनों दादाजी और चारों पापा को पता था कि ईशानी के आसपास कितना खतरा है और ईशानी के कितने दुश्मन हैं। भले ही चारों माँ को नहीं पता था कि ईशानी माफिया से जुड़ी है, क्योंकि वो ईशानी को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। इसी वजह से ईशानी ने किसी को भी उन्हें ये बताने से मना किया था। फिर भी चारों परेशान हो गई कि कहीं ज्यादा देरी ना हो जाए। सीता जी और देवकी जी भी परेशान हो गए। सीता जी जल्द आगे जाकर बोले, सब कुछ तैयारियां पहले से ही हो चुकी है गुरुजी, आप चलिए पूजा प्रारंभ कीजिए। देवकी जी ने भी अपनी पोती ईशानी की हाथ पकड़ लिया। राजवंश फैमिली भी तिथि और समय को बहुत मानते थे। कनक जी ने भी आगे आकर ईशानी की दूसरे हाथ को पकड़ कर बोले, हाँ पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए, मैं नहीं चाहती कि मेरी पोता बहू की पूजा में देरी हो और कोई विघ्न आए। कल्पना जी भी उनकी बातों से सहमत थी। वहीं किसी ने भी प्रिया पर ध्यान नहीं दिया जो गुस्से में थी, और तो और महागुरु जी की बातें सुनकर उसकी चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस वक्त बहुत शर्म आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था महागुरु जी पर। उसे तो ये सब बस अंधविश्वास लगता था, पर वो हमेशा ही सबके सामने अपने आप को एक अच्छी संस्कारी लड़की के रूप में दिखाती थी। इसलिए तो उसने सबके सामने आशीर्वाद लिया ताकि इन सब बड़े फैमिली पर उसकी अच्छा इंप्रेशन पड़े। खास करके राजवंश फैमिली को तो वो इम्प्रेस करना चाहती थी, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो गया। महागुरु जी की बातों से तो सबको यही लगेगा कि उसकी कर्म अच्छा नहीं है, तो फिर उसकी इमेज मोक्ष और राजवंश फैमिली और बाकी फैमिली के सामने क्या ही रह जाएगी। क्या हुआ प्रिया, चलो सब वहाँ पूजा के पास चले गए हैं। आरती जी ने प्रिया की कंधे पर हाथ रख के बोली। मोम महागुरु जी ने ऐसा क्यों कहा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? ये कहकर प्रिया आरती जी के सामने रोने की नाटक करने लगी। उनके पीछे सुकेत जी और समीर भी आ रहे थे, जिन्होंने प्रिया की बातें सुन ली थी। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, शायद पूजा के लिए देर हो रही थी जिस वजह से महागुरु जी ने ऐसे ही बोल दिया होगा, तुम ज्यादा मत सोचो, चलो। इतना कहकर आरती जी ने प्रिया को समझाकर अपने साथ ले गई। सुकेत जी को प्रिया के लिए थोड़ा बुरा तो लगा, पर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। वहीं समीर को कोई फर्क नहीं पड़ा प्रिया की इस ड्रामे से, वो सबके पास चला गया। पूजा शुरू हो गई थी। मोक्ष ईशानी के करीब बैठा था। इस बात से किसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसे भी दोनों ही शादीशुदा थे। भले ही ये बात सिर्फ तीनों दादाजी, ईशानी के दोस्त और भाइयों को पता थी, पर इस बात से बाकी सबको भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि सबके हिसाब से मोक्ष ईशानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। रविकांत जी और प्रभा जी साइड में बैठे थे, दोनों ही मोक्ष और ईशानी को साथ बैठे देख खुश थे। उनके आसपास ही चारों फैमिली और राजवंश फैमिली के लोग बैठे हुए थे। ईशानी की चारों दोस्त और चारों भाई भी उसके पास ही बैठे थे। सुकेत जी, आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान पीछे बैठे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि उनकी खुद की बेटी की पूजा में वो उसके पास नहीं बल्कि पीछे बैठे हैं। वहीं प्रिया बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आज उसकी भी बर्थडे था, पर किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था, न उसकी मोम डैड की न भाइयों की। सब सिर्फ ईशानी के लिए सोच रहे थे, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वहीं महाजन फैमिली भी पीछे बैठे थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो लोग जो सोच कर आए थे वो तो हुआ नहीं, ऊपर से सब उन्हें ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो सब हवा हो, जिस वजह से उन्हें बहुत इंसल्ट महसूस हो रही थी। वहीं राहुल ने तो आज एक बार भी अच्छे से ना तो प्रिया से बात की ना उसकी तरफ देख। वो तो बस मोक्ष के साथ ईशानी को देखकर जल रहा था। उसने तो सोचा था वो कुछ भी करके ईशानी को मना लेगा और फिर ईशानी पूरी तरह से उसकी हो जाएगी, पर मोक्ष को देखकर उसका ये सपना और घमंड दोनों ही टूट गया था। राहुल को पहले लगा था कि ईशानी जरूर उसे पसंद करती होगी और इसलिए वो प्रिया और उसके रिश्ते से खुश नहीं होगी, पर आज उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि शायद ईशानी की नज़रों में वो कुछ भी नहीं था। जब उसका बॉयफ्रेंड दुनिया का सबसे रिच और पावरफुल पसंद है, तो भला ईशानी उसे देखेगी भी क्यों। जब पूजा खत्म हो गई तो सबने प्रसाद लिया और चारों फैमिली ने बहुत सारे कपड़े, मिठाई और जरूरी चीजें अपने गार्ड्स के हाथों अनाथ आश्रम और मंदिर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज दिए।
चारों फैमिली हर साल अपनी हर बच्चे की जन्मदिन पर मिठाई और कपड़े गरीबों में देते थे। और इस बार जब ईशानी यहाँ थी तो सारा सामान उन्होंने पहले ही गाड़ी में रखवा दिए थे। वहीं मेहरा फैमिली बिल्कुल शॉक थी क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि ईशानी की जन्मदिन पर ये सब इतने सारे कपड़े, मिठाई और बाकी चीजें डोनेट करते होंगे। सुकेत जी को खुद पर शर्म आने लगी थी क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं लिया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। उन्हें तो पता नहीं था कि ये सब कुछ आश्रम और मंदिर किए जाने वाला है, वरना वो भी कुछ चीजें पहले से अरेंज कर देते। वहीं प्रिया को बस जलन हो रही थी। वो मन ही मन बोली, बस ईशानी की जन्मदिन तो है, इसमें इतना क्या खास है जो ये चारों फैमिली करोड़ों रुपयों के सामान को दान दे रहे हैं। महागुरु जी और पंडित जी के जाने के बाद सब लिविंग हॉल में आ गए। ईशानी को मोक्ष ने अपने पास ही बैठा रखा था, जिसे देखकर प्रिया के साथ साथ रोमिका को भी बहुत जलन हो रही थी। रोमिका मन ही मन सोच रही थी कि काश उसे भी मोक्ष राजवंश जैसा पावरफुल और हैंडसम इंसान के साथ रहने का मौका मिलता। वो इस वक्त खुद को ईशानी की जगह मोक्ष के पास ऐसे बैठी हुई बात इमेजिन कर रही थी। अगर सच में ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अगर ईशानी की जगह वो होती तो हर कोई उसे जलन और एडमिरेशन भरी नजरों से देखता। वहीं ईशानी जो मोक्ष के पास बैठी रितिका की नॉनस्टॉप बातों को सुन रही थी, जो उसे और मोक्ष को टीज कर रही थी। जैसे ही उसे महसूस हुआ कि किसी की नजरें उसके ऊपर है तो उसने उस तरफ देखा जहां रोमिका और प्रिया दोनों ही उसे और मोक्ष को जलन भरी नजरों से देख रही थी। उन दोनों की नजरें मोक्ष पर देखकर ईशानी की आंखें कोल्ड हो गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके हब्बी ऐसे देखे। उसका मन कर रहा था अभी जाकर रोमिका और प्रिया की आंखें निकाल ले, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। इस जन्म में ईशानी अपनी चीजों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गई थी, और ये तो उसका हस्बैंड था जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तो भला वो मोक्ष पर किसी की नज़र कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। वहीं मोक्ष को भी पता था कि किसी की नज़र लगातार उसके ऊपर है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वैसे भी उसे सिर्फ अपनी बेबी डॉल के अलावा किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। ईशानी की गुस्से को उसने भी भांप लिया था। उसे तो अपनी बेबी डॉल को अपने लिए जेलस होता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा मजा आ रहा था। वहीं रोमिका और प्रिया जो अभी भी मोक्ष की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही उन्हें अपने ऊपर किसी की खतरनाक नज़रें महसूस हुई तो उन्होंने अपने सिर घुमाकर देखा तो उनकी आंखें ईशानी की आंखों से मिली, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कोल्ड और डेंजरस लग रही थी। ईशानी की आंखों में देखकर एक पल के लिए दोनों ही डर गई। रोमिका ने तो तुरंत ईशानी पर से अपनी नज़रें हटा लिया और अपने मॉम की तरफ देखने लगी। वहीं प्रिया जो एक पल के लिए डर तो गई थी, पर उसके दिल में ईशानी के और भी गुस्सा बढ़ गया था। उसकी बस में होता तो वो अभी मोक्ष के पास से ईशानी से दूर कर देती और खुद ही ईशानी के बदले मोक्ष के पास बैठ जाती, पर अफसोस वो ऐसा कर नहीं सकती थी। इसलिए उसने हार मानकर ईशानी और मोक्ष पर से अपनी नज़रें हटा लिया। पर उसके दिल में बस यही चल रहा था कि कैसे भी करके उसे मोक्ष राजवंश की जिंदगी से ईशानी को बाहर निकाल कर खुद उसकी जगह लेनी है। वहीं नंदिनी, रितिका, काव्या, अनुजा और चारों भाई मिलकर ईशानी को पार्टी के लिए कैसे कन्विंस करना है यही डिस्कस कर रहे थे। ऐसे भी ईशानी को ज़्यादा शोर शराब और पार्टी में जाना पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर खुद की जन्मदिन में सेलिब्रेट करने से मना कर देती थी। दैनिक जी, राजेंद्र जी, अनुपम जी और निखिल जी की भी अखिलेश जी के साथ इस बीच अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, इसलिए वो पांचों बैठकर बिजनेस के बारे में बात कर रहे थे। वहीं रविकांत जी, देवेंद्र जी, अभिनाश जी और विश्वम्भर जी भी नरेंद्र जी के साथ बातें कर रहे थे, और उनकी ज़्यादातर बातों में ईशानी के बारे में बात शामिल थी। विश्वम्भर जी तो बड़े प्राउड के साथ उन्हें ईशानी के बारे में सब कुछ बता रहे थे कि कैसे उनकी प्यारी पोती पॉलिटिक्स में भी माहिर है, जिसे सुनकर रविकांत जी और नरेंद्र जी हैरान थे। नरेंद्र जी को सच में लग रहा था कि उनकी पोता बहू सच में एक खजाना है जो हर फील्ड में माहिर है, और ये बात सोचकर उन्हें थोड़ा प्राउड हो रहा था कि इतनी अच्छी लड़की उनकी घर की बहू बनने वाली है। उन्हें अपने पोते मोक्ष की चॉइस पर तो हमेशा प्राउड फील होता था। अगर वो खुद मोक्ष की शादी किसी अच्छे खानदान की लड़की से भी कराते तो भी शायद वो लड़की ईशानी जितनी इम्प्रेसिव नहीं होती। देवकी जी, सीता जी भी प्रभा जी से बात कर रहे थे। तीनों ईशानी के बारे में ज़्यादा बात कर रहे थे। वहीं महाजन फैमिली जो सिर्फ मेहरा फैमिली से ही बात कर सकते थे, क्योंकि उनसे तो बाकी कोई भी बात नहीं कर रहा था। उन्हें यहाँ आउटसाइडर जैसा फील हो रहा था। सबके चेहरे पर खुशी थी और माहौल अच्छा था, पर उन सब ने जैसे महाजन फैमिली को पूरी तरह से कॉर्नर कर दिया था। यही हाल मेहरा फैमिली का भी था। दादाजी और दादी माँ को छोड़कर बाकी सब चुप बैठे थे। सुकेत जी और आरती जी देख पा रहे थे कि उन सबको उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सब यहाँ सिर्फ ईशानी के लिए ही है, और ईशानी दादाजी और दादी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। इसी वजह से वो लोग सिर्फ दादाजी और दादी माँ से बात कर रहे हैं और उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। समीर,
दर्शित, रेहान और अयान का भी यही हाल था। वो भी ईशानी के साथ बात करना चाहते थे, पर यहाँ सब उन्हें घेर कर बैठे थे तो भला वो कैसे बात करते, और इस वजह से उन्हें काफ़ी जलन और फ्रस्ट्रेशन भी महसूस हो रहा था। वहीं प्रिया जो सबसे बात करने की और अपनी तरफ सबका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, पर ऐसा हो नहीं रहा था, जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसे एक आइडिया आया। वो जल्दी से अपनी जगह से उठी और किचन की तरफ चली गई। वहीं किसी ने भी उसे नोटिस तक नहीं किया। वही सब ईशानी को रात को पार्टी करने और केक कट करने के लिए मना रहे थे, पर ईशानी ने साफ मना कर दिया था। रितिका ने बच्चों की तरह जिद करते हुए सबकी तरफ देखकर फिर बात कर रहे सभी दादाजी की तरफ देखकर बोली, देखिए ना दादाजी, हम कितना भी मनाएं लेकिन ये इशू हमारी बातें मान ही नहीं रही है। उसकी बात सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगे तो रविकांत दादाजी उसे देखकर बोले, क्या बात है बेटा, ईशानी किस बात के लिए नहीं मान रही है? आप हमें बताएं, हम उन्हें मनाएंगे। उनकी बातों से सहमत होते हुए अविनाश जी भी बोले, क्या हुआ, आप हमें बताएं, हमारी पोती हमारी बातें जरूर सुनेगी। ये बात उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से ईशानी को देख बोला था। उनकी चमकती आंखों को देख ईशानी ने लाचारगी में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे पता था कि जरूर उसके अविनाश दादाजी बाकी सबको चिढ़ा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईशानी के दिल में वो ही सबसे ऊपर है। उनकी ये बचकाना हरकतें ईशानी पहले भी कई बार देख चुकी थी, इसलिए उसे कोई हैरानी नहीं हुई। रितिका उन सबको देख मासूम बनते हुए बोली, हम सब कब से बोल रहे हैं ईशानी को पार्टी के लिए, पर वो मान ही नहीं रही है। उनकी बात सुनकर अविनाश जैसे ही कुछ कहने बले थे ईशानी को समझाने के लिए, उससे पहले ही विश्वम्भर जी ने बोला, अगर मेरी पोती की पार्टी करने की इच्छा नहीं है तो कोई भी उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। उनकी बात सुनकर अविनाश जी गुस्से से उन्हें घूरने लगे। ये बूढ़ा हमेशा ईशानी की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है, जैसे ईशानी सिर्फ उसकी पोती हो और ईशानी पर उनका कोई हक नहीं है। उनकी बात सुनकर तो रितिका के साथ साथ बाकी सब भी मायूस हो गए थे। उन्हें लग नहीं था कि विश्वम्भर जी ईशानी को मनाने की जगह उल्टा ऐसा बोलेंगे। वो सब यही बातें कर रहे थे कि ईशानी को पार्टी के लिए कैसे कन्विंस करे। तभी प्रिया कुछ सर्वेंट के साथ अपने हाथों में जूस और कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर हॉल में आते हुए अपने चेहरे पर झूठी मासूमियत लिए बोली, ईशानी इतना जिद्दी होना अच्छा नहीं है। जब वो सब बोल रहे हैं तो तुम्हें उन सबकी दिल रखने के लिए ही सही पर मान जानी चाहिए। उसकी बातें सुनकर सबकी नजरें प्रिया की तरफ मुड़ गई, जो अपने चेहरे पर मासूम एक्सप्रेशन लिए किसी अच्छी संस्कारी लड़की की तरह अपनी हाथों में ट्रे लिए हॉल में आ रही थी। अगर इस वक्त कोई और उसकी बातें सुन लेता जो प्रिया को अच्छे से ना जानता हो, वो जरूर ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि इस दुनिया में प्रिया से ज़्यादा समझदार और मासूम लड़की शायद कोई है ही नहीं। पर यहाँ बैठे पांचों फैमिली को प्रिया की असली रंग अच्छे से पता थी। सिर्फ सुकेत जी, आरती जी और मेहरा फैमिली की चारों भाई को छोड़कर, क्योंकि उनकी आंखों में तो प्रिया की प्यार की पट्टी अभी भी बंधी हुई थी। भले ही वो सब अब प्रिया से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते थे और चारों भाई प्रिया को पहले की तरह प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी नहीं देते थे, पर फिर भी इतने सालों का प्यार खत्म नहीं हुआ था। बस इतना बदल गया था कि वो लोग अब ईशानी से भी प्यार करते थे। प्रिया इस वक्त बहुत मासूमियत से ये सब बोल रही थी, पर सच तो यही था कि वो बस सबके सामने अपनी बातों से ये साबित करना चाहती थी कि ईशानी कितनी जिद्दी और रूड है, जो अपनी दोस्त और भाइयों की बात भी नहीं रखती थी। उसे यही लग रहा था कि इस बात को बोलकर जरूर वो ईशानी और उसकी दोस्तों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकती थी। पर उसकी बातें सुनकर तो ईशानी की चारों दोस्तों और भाइयों का मुंह बन गया था। वहीं मोक्ष को भी इस वक्त प्रिया पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर ये लड़की उसकी बेबी डॉल के रास्ते में ऐसे ही बार बार आएगी तो जरूर मोक्ष उसे एक अच्छा सबक सिखाएगा। उसने अपनी बेबी डॉल को देख जो बिल्कुल शांत बैठी थी, जैसे उसे उसकी बातों से कोई मतलब ही ना हो। वहीं प्रिया ने ज़्यादा किसी की एक्सप्रेशन को नोटिस नहीं किया। उसने शर्माते हुए ट्रे को टेबल पर रखा। तभी अनुजा, जो अब तक प्रिया की बातों से गुस्से से आग बबूला हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये लड़की कितनी बेकार है, जिसने ईशानी को पहले कितनी परेशान किया था। तुम होती कौन हो हमारे दोस्त के बारे में बताने वाली? तुम्हें किसी ने तुम्हारी राय मांगी क्या, जो तुम हम सब के बीच में बोल रही हो? अनुजा ने गुस्से में बोली। उसकी बातों से सहमत होते हुए नंदिनी बोली, और अगर मेरी इशू जिद्दी है भी तो इससे तुम्हें क्या? उसके पास हम है, उसके चारों फैमिली है, जीजू है जो उसकी हर जिद को पूरा करने की ताकत रखते हैं। वहीं उन दोनों की बात सुनकर प्रिया की मुंह तो पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने सोचा नहीं था कि ये दोनों भी सबके सामने उसे इस तरह बेइज्जत करेंगे। उसने तो सोचा था वो सबके सामने फिर से ईशानी को एक बुरी और जिद्दी लड़की बना देगी, जैसा उसने पहले भी किया था और सबके सामने ईशानी को एक बुरी और झगड़ालू लड़की बना दिया था।
क्या ये सब ईशानी की दोस्ती और प्यार में इतने पागल है जो ईशानी की जिद्दीपन और रूड बिहेवियर से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने ट्रे रख के अपनी नजरें ऊपर उठाकर सबकी तरफ देखा जो उसकी तरफ डिस्गस्टिंग नज़र से देख रहे थे, जैसे उसकी बातें सबको फालतू लगी हो। फिर उसने उम्मीद से मोक्ष की तरफ देखा कि शायद वो ईशानी की इस बिहेवियर की वजह से डिसपॉइंट हो, पर मोक्ष तो ईशानी को बड़े प्यार से देख रहा था, जिससे प्रिया को और भी बुरा लगा। ये सारी बातें उसने सिर्फ ईशानी की दोस्तों और फैमिलीज की मन में ईशानी के लिए गलत इंप्रेशन डालने के लिए नहीं किया था। वो तो ये बातें मोक्ष को भी इनडायरेक्टली दिखाना चाहती थी कि ईशानी कितनी रूड और जिद्दी है, और इसके साथ वो खुद भी मोक्ष की नज़रों में एक समझदार और अच्छी लड़की साबित हो जाती। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मोक्ष तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने अपनी नज़रें घुमाकर वेद, अभिक, रुद्र और ध्रुव की तरफ देखा जो उसे देख तो रहे थे, पर उनकी आंखों में अपने लिए गुस्सा वो अच्छी तरह से भांप सकती थी। उसने ईशानी को देखा जो बिना किसी इमोशन के बैठी थी और कल्पना जी के साथ बात कर रही थी। ऐसा क्या है इस लड़की में जो सब उसे पसंद करते हैं? वो बस एक रूड और एरोगेंट लड़की है जिसमें बस मेडिकल स्किल है। इसमें इतना ज़्यादा क्या खास है जो दुनिया की सभी टॉप फैमिली जो उसे इतना पसंद करते हैं? ईशानी तो उसकी नज़रों में बस एक गंवार थी जो अनाथ आश्रम में थी और यहाँ उसकी पोजीशन छीनने आई थी, जबकि वो इस फैमिली की प्रिंसेस थी। फिर मोक्ष को वो क्यों पसंद नहीं आ रही थी? उसने इन सब रिच फैमिली की लड़कों के सामने खुद को वेल मैनर्ड और ग्रेसफुली प्रेजेंट किया था, फिर भी इनमें से कोई भी इसकी तरफ देख तक नहीं रहा था, जबकि वो भी बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी आंखों में झूठी नमी लाते हुए बोली, आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस ईशानी के भले के बारे में ही सोचकर बोल रही थी कि उसे इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए, वरना लोग उसे रुड समझेंगे। इस बार उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई, मोक्ष की आंखें भी सर्द हो गई। आखिरकार इस बेवकूफ़ घटिया लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ही उसकी बेबी डॉल को टारगेट करने की? ईशानी या फिर कोई और कुछ बोलता उससे पहले कल्पना जी अपनी रौबदार आवाज में बोली, मिस मेहरा, आपको मेरी बहू के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ईशानी की कंधे पर हाथ रखकर एक स्माइल के साथ बोली, मुझे मेरी बहू की यही रूडनेस और एरोगेंस बहुत पसंद है। फिर ईशानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बहू सबको डोमिनेट करने वाली है। ऐसी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी ही राजवंश खानदान की बहू को सूट करता है। उनकी बात सुनकर ईशानी और मोक्ष की फेस पर एक साथ ही स्माइल आ गई। मोक्ष ने मन ही मन सोचा, उसकी मोम को एक साथ एक इंसान की तारीफ और दूसरे इंसान की इनडायरेक्टली बेइज्जती करना बहुत अच्छे से आता है। वही बाकी फैमिली, खास करके ईशानी के सारे दादा, दादी, डैड और सारे मोम, उसकी चारों दोस्त और चारों भाई सब कल्पना जी की बात सुनकर हैरान और खुश दोनों थे। हैरान इसलिए क्योंकि उन लोगों ने सोचा नहीं था कि कल्पना जी इतनी बोल्ड आंसर देगी, और खुश इसलिए थे क्योंकि वो लोग ईशानी के लिए खुश थे। वो हमेशा से ईशानी के लिए फ्यूचर में ऐसी ही किसी फैमिली और लड़का चाहते थे जो शादी के बाद हर कदम पर ईशानी को सपोर्ट करे, और वो इतने देर घुलने मिलने के बाद समझ गए थे कि राजवंश फैमिली ईशानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और मोक्ष भी ईशानी के लिए परफेक्ट है। वहीं मेहरा फैमिली में भी सब हैरान थे। कल्पना जी की बात सुनकर उन्हें लगा नहीं था कि कल्पना जी ईशानी को इतना सपोर्ट करते हैं। उन्होंने बिजनेस सर्किल में राजवंश फैमिली के बारे में सुना था, और उन लोगों ने जो भी सुना आज उन्हें वो सब कुछ सच लग रहा था। सच में राजवंश फैमिली में कल्पना जी और बाकी सबका ऑरा और मोस्टी बहुत पावरफुल है, और सब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और कल्पना जी जब बोल रही उनकी आवाज़ में एक अथॉरिटेटिव ऑरा था जो सबको उनकी बातें मानने पर मजबूर कर सकती थी। वही प्रिया तो उनकी बात सुनकर जैसे सदमे में थी। क्या सच में राजवंश फैमिली में सबको ईशानी इतनी पसंद है? कल्पना जी की बातें उसके ऊपर बॉम्ब की तरह गिरी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कल्पना जी इतनी बोल्ड होंगी। क्या उन्हें प्यारी और जेंटल लड़कियां पसंद नहीं है? क्या उन्हें ईशानी की तरह एरोगेंट लड़की पसंद है? उसने तो कितनी अच्छी तरह से एक काइंड लड़की बनने का नाटक किया था ताकि मोक्ष की फैमिली की नज़रों में उसकी अच्छी छवि बन सके, एक प्यारी और दयालु लड़की की तौर पर। कल्पना जी की बातें सुनकर उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी एफर्ट्स मिट्टी में मिल गए। तभी कनक जी भी कल्पना जी की बातों से सहमत होते हुए बोली, बिल्कुल, मेरी बहू ने बिल्कुल सही कहा। मेरी पोता बहू बिल्कुल हमारी तरह है। नहीं नहीं, मेरी पोता बहू तो हमसे भी ज़्यादा थॉटफुल है, जो मेरे पोते को हैंडल कर सकती है, और चाहे ईशानी कुछ भी करे मेरा पोता उसे हमेशा सपोर्ट करेगा। सही कहा ना मैंने? इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ देखकर हंसने लगी। उनकी बातें सुनकर अब सब लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए। हे भगवान, दोनों कितनी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वहीं अपनी बातों में खुद को भी घसीटता देख मोक्ष ने अपनी आई रोल किया। उसकी मोम और दादी माँ दोनों ही कभी उसकी बुराई करने से पीछे नहीं हटते। फिर वो ईशानी की तरफ देखकर उसकी हथेली को सहलाते हुए बोला, आपने बिल्कुल सही कहा दादी माँ, अगर मेरी डॉल किसी को मार डालेगी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता,
मैं हमेशा उसके पीछे हूँ, उसे सपोर्ट करने के लिए मेरे लिए सिर्फ मेरी ईशानी, मेरी बेबी डॉल ही मायने रखती है। अगर फ्यूचर में किसी ने उसे हट करने की या टारगेट करने की कोशिश की तो उस इंसान को मैं इस दुनिया से ही गायब करवा दूंगा। ईशानी जो इस वक्त मोक्ष को देख रही थी, उसकी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वो समझ गई कि उसका हब्बी ये सब उस प्रिया को टारगेट करके कह रहा है। देख जाए तो इस वक्त मोक्ष प्रिया की तरफ बिना देखे ही उसे इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था कि वो फ्यूचर में कभी उसकी बेबी डॉल को हर्ट करने के बारे में सोचे भी नहीं। इस वक्त ईशानी को मोक्ष पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। मोक्ष ने जिस हाथ से ईशानी की हथेली को सहला रहा था, ईशानी ने उसके हाथ को पकड़ लिया और दोनों की हाथ को क्रॉस कर लिया। वहीं मोक्ष ईशानी की पकड़ को अपने हाथ पर महसूस करके खुद हो गया। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो अब तक मोक्ष ईशानी को किस कर रहा होता। मोक्ष की ये बात सुनकर राजवंश फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वो तो खुश थे। नव्या और दक्ष तो एडमिरेशन से अपने भाई भाभी को देख रहे थे। बाकी फैमिली भी थोड़ा शॉक थे, पर वो खुश भी थे कि मोक्ष ईशानी को हर वक्त प्रोटेक्ट कर सकता है। सुकेत जी, आरती जी और समीर, दर्शित, रेहान और अयान बहुत ज्यादा हैरान थे। उन्होंने सिर्फ आज तक मोक्ष राजवंश की क्वालिटी के बारे में सुना था। जो नाम पूरे बिजनेस वर्ल्ड में दहशत फैला सकता है वो नाम था मोक्ष राजवंश। और अभी मोक्ष की बात सुनकर उन्हें भरोसा था कि मोक्ष सच में पलक झपकते ही लोगों को गायब कर सकता है। वहीं महाजन फैमिली तो बस उन सब की बातें सुनकर हैरान पर हैरान हुए जा रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि ईशानी की स्टेटस राजवंश फैमिली में इतना हाई होगा। वो लोग तो ईशानी को प्रिंसेस की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब उन्हें रियलाइज हो रहा था कि उनके सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। अगर राजवंश फैमिली की किसी के सामने भी राहुल ने ईशानी को इम्प्रेस करने की कोशिश किया तो मोक्ष राजवंश उनकी पूरे फैमिली को बर्बाद कर देगा। उन चारों को काफी रिग्रेट फील हो रहा था कि क्यों उन लोगों ने पहले ईशानी को नहीं चुना। अगर वो लोग पहले ईशानी को प्रिया के बदले चुनते तो शायद आज सब कुछ अलग होता। राहुल ईशानी को चोरी छुपे देख रहा था। जितना वो ईशानी को देख रहा था उतना ही उसे प्रिया को चुनने पर रिग्रेट फील हो रहा था। ईशानी की नोबेल और पावरफुल पर्सनैलिटी, उसकी खूबसूरती, मेडिकल स्किल और बड़े बड़े फैमिली में इन्फ्लुएंस, इनमें से एक भी रीजन ईशानी को प्रिया को ओवरशैडो करने के लिए काफ़ी थी। फिर उसने प्रिया को देखा तो उसे एहसास हुआ कि प्रिया में कुछ भी खास नहीं है। न वो खूबसूरती में ईशानी को मात दे सकती है और न ही स्किल और इन्फ्लुएंस में। उसे इस वक्त प्रिया बस एक एवरेज लड़की लग रही थी। प्रिया जो उनकी बातें सुनकर हैरान थी और उसे एहसास हो रहा था कि ये लोग उसकी बातों में नहीं आएंगे, उसे कुछ और अच्छा प्लान बनाना होगा। पर मोक्ष की बात सुनकर तो मानो वो जम सी गई। उसे मोक्ष कोल्ड टोन और सफोकेटिव ऑरा से बहुत डर लग रहा था। इसका मतलब क्या है? अगर वो ईशानी को परेशान करेगी तो मोक्ष उसे मार डालेगा। उसने मन ही मन सोचा और डर से अपना थूक गटक लिया। चाहे उसे कितना भी डर क्यों ना लगे, पर वो ऐसे अचानक एक अच्छी दयालु लड़की की छवि को चेंज तो नहीं करने वाली थी इस वक्त डर के मारे पैनिक करके। इसलिए उसने ऐसे नाटक किया जैसे उसने कल्पना जी और कनक जी और मोक्ष की बातों को समझ गई हो। फिर अपनी चेहरे पर फोर्सफुली एक प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उनकी तरफ देखकर बोली, मैं समझ गई। फिर ईशानी की तरफ देखकर अपनी गुस्से और डर को काबू करके चेहरे पर झूठी स्माइल लाते हुए बोली, सॉरी ईशानी, अगर मेरी बातों से तुम्हें बुरा लगा हो तो मैं आगे से बोलने से पहले ध्यान रखूंगी। ईशानी उसकी आंखों में देखकर ही समझ गई कि प्रिया अपनी डर और गुस्से को छुपाने की कोशिश कर रही है, जिसे देखकर ईशानी को मन ही मन प्रिया पर हंसी आ रही थी। सच में प्रिया उसे किसी जोकर से कम नहीं लग रही थी। पता नहीं कैसे वो पिछले जन्म में इसकी चाल को समझ नहीं पाए। जब प्रिया ने देखा कि ईशानी उसकी बातों पर भी कोई रिएक्ट नहीं कर रही है तो उसे काफी इंसल्टिंग फील हुआ। फिर भी वो मुस्कुराते हुए सर्वेट के साथ मिलकर जूस और कोल्ड ड्रिंक सर्व करने लगी। पर वहां बैठे ज्यादातर लोगों को प्रिया की हाथ से जूस लेने का मन ही नहीं था। इसलिए ईशानी की दोस्तों ने बहाना करके मना कर दिया। वो इस लड़की की हाथ से पानी भी ना पिए तो जूस क्या पिएंगे। प्रिया को भी उनके ना लेने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो शर्माते हुए कोल्ड ड्रिंक्स लेकर वेद और रुद्र के सामने गई। इस वक्त वो जितना हो सके मासूम बनने का नाटक कर रही थी। मुझे पता है आप सभी रीडर्स नहीं चाहते हैं कि मैं स्टोरी बंद करूं, पर ये मेरी हाथ में नहीं है। मुझे वार्निंग मिली थी और अगर पॉकेट नोवेल ने स्टोरी लाइव बंद कर दिया तो मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और ना ही चैप्टर दे पाऊंगी। इसलिए मैं बार बार पॉकेट नोवेल से मेल और उनकी टीम से कांटेक्ट कर रही हूँ। और आप में से कुछ रीडर्स हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी स्टोरी को शेयर करके उन्हें मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। आप सब वेट कीजिए, अभी तो मैं और 15 दिन तक एपिसोड दूंगी पक्का। उसके बाद अगर लो व्यूज की वजह से नोवेल बंद भी हो गई तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी। ये सब रितिका और ईशानी की बाकी दोस्त भी नोटिस कर रहे थे कि कैसे प्रिया उनकी दोनों भाइयों के सामने शर्मा रही है, जिसे देखकर चारों को प्रिया से काफी डिस्गस्टिंग फीलिंग आ रही थी। इस घटिया लड़की को क्या लगता है
अगर वो वेद और रुद्र भाई के सामने ऐसे शर्माने का नाटक करेगी तो क्या वो उसे पसंद करने लग जाएंगे। चारों मन ही मन यही सोच रहे थे। वहीं प्रिया के मन में तो बस यही चल रहा था कि क्या हुआ अगर मोक्ष उसे पसंद नहीं करता है तो वो इन अमीर लड़कों में से किसी को इम्प्रेस तो कर ही सकती थी ना। अगर इनमें से कोई उससे इम्प्रेस होकर उसके प्यार में पड़ जाए तो भी वो राज कर सकती है। इनमें बैठा हर लड़का आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस रखता है और इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिली की बारिश है। और आने वाले दिनों में ये लोग ही अपनी फैमिली बिजनेस को मैनेज करने वाले हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ बैठा हर कोई लड़का अमीर और बिलियनियर है। वहीं वेद और रुद्र तो प्रिया को नोटिस भी नहीं कर रहे थे। रुद्र तो आपने फोन में कुछ मेल चेक कर रहा था। रुद्र ने आपने फोन में देखते हुए ही बिना नोटिस किए प्रिया की हाथों से कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास ले लिया। इसी बीच गलती से उसका हाथ थोड़ा सा प्रिया की हाथ से टच हो गया। रुद्र ने तो इतना ध्यान नहीं दिया पर इस बात से प्रिया मन ही मन बहुत खुश हो गई। उसे लग रहा था कि रुद्र ने जानबूझकर उसे टच किया है। वही रुद्र जिसे कोई अंदाजा नहीं था कि ये उसके सामने खड़ी बेकार लड़की क्या सोच रही है, वरना वो अब तक अपने हाथ को 10 बार सैनिटाइज कर चुका होता। पर प्रिया को तो लग रहा था शायद रुद्र राय ज्यादा को वो पसंद है। यही सोचकर वो ज्यादा शर्माने की नाटक करते हुए रुद्र को देखने के लिए अपनी नजरें उठाई, पर ये क्या रुद्र तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये सब प्रिया के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। उसने ज्यादा नहीं सोचा, उसने सोचा शायद रुद्र सबके सामने उसे देखने से बच रहा है। उसने वेद की तरफ ड्रिंक बढ़ाया तो वेद ने लेने से मना कर दिया। ऐसे भी उसे कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पसंद नहीं थी। प्रिया को इस तरह सबको सर्व करते देख सुकेत जी और आरती जी को उसके लिए थोड़ा बुरा लगने लगा। आफ्टर ऑल बचपन से प्रिया ने कभी कोई काम नहीं किया था। वो तो खुद के लिए भी कभी कुछ सर्व नहीं करती थी, तो दूसरों को सर्व करना तो दूर की बात है। उन्हें लग रहा था प्रिया अब मैच्योर हो गई है, पर उन्हें क्या पता कि प्रिया की दिल में इस वक्त क्या चल रहा है। वो मैच्योर नहीं हुई है, वो इन सबके सामने अच्छी और संस्कारी बनने का नाटक कर रही है, ताकि इन सबके सामने उसकी एक इनोसेंट और प्यारी लड़की की छवि बन सके, ताकि वो इनमें से किसी एक अमीर लड़के को फंसा सके और फ्यूचर में राज कर सके। प्रिया इस वक्त मन में यही सोच रही थी कि ईशानी को ये सब लोग इतने पसंद करते हैं और ईशानी भी इन्हें काफी पसंद करती है और इन लोगों की क्लोज भी है। अगर वो रुद्र, वेद, अभिक या फिर ध्रुव में से किसी के साथ भी रिलेशन में आ गई तो फ्यूचर में उसे बहुत फायदा हो सकता था। फ्यूचर में वो उन्हें ईशानी के खिलाफ भड़काने में भी इस्तेमाल कर सकती थी। प्रिया जब मोक्ष और राजवंश फैमिली के पास गई तो किसी ने भी उसका ऑफर किया हुआ जूस और ड्रिंक नहीं लिया। मोक्ष ने तो जूस की तरफ देखा भी नहीं, वो तो अपनी बेबी डॉल में खोया हुआ। सबका अपने तरफ ऐसा बिहेवियर देखकर प्रिया अंदर ही अंदर गुस्से से बौखला रही थी, पर उसने अभी भी अपनी छेप पर झूठी स्माइल बरकरार रखा था। वहीं महाजन फैमिली ने जूस और कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं लिया। उन्हें काफी एम्बेरेसमेंट फील हो रही थी, क्योंकि वो जितना भी कोशिश कर रहे थे इन सभी बड़े फैमिली के साथ कनेक्शन बनाने की, वो सब वेस्ट जा रहा था, क्योंकि वो सब उन्हें इग्नोर कर रहे थे। वो सब अब यहाँ और जायद देर रुकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुकेत जी और आरती जी को बोल कर जाने लगे। प्रिया जो हर बार राहुल से चिपकी हुई रहती थी, आज वो ऐसा कोई भी कोशिश नहीं कर रही थी। और ये बात घर में मेहरा फैमिली ने और महाजन फैमिली ने भी अच्छे से नोटिस किया था, पर किसी ने कुछ जायद नहीं सोचा। ऐसे भी घर में इस वक्त काफी सारे लोग थे। वहीं राहुल ने भी आज प्रिया से बाय बोलने तक की जहमत नहीं उठाई। बस शाम को पार्टी में आ जाएंगे बोलकर उसने एक बार ईशानी की तरफ देखा, फिर वहां से चला गया। गाड़ी मेंशन के गेट से बाहर जाने के बाद रोमिका को अभी तक उन सारे आउटस्टैंडिंग लड़कों को अपनी दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, मॉम आपने देखा उस चालक लोमड़ी प्रिया को आज कैसे उन लड़कों के आसपास मंडरा रही थी। मुझे पहले ही पता था कि ये लड़ घटिया है। इसने जानबूझकर भाई को अपने प्यार के जाल में फंसाया ताकि भाई की शादी उनकी असली मंगेतर ईशानी के साथ ना हो पाए। और पहले कैसे वो भाई से चिपकने का बहाना ढूंढती थी, पर आज आपने देखा कि उन अमीर लड़कों के सामने तो वो भाई से बात तक नहीं कर रही थी। उसकी बात मोहिनी जी को भी सही लगी। सच में प्रिया आज एक बार भी उनके पास नहीं आए और बस उन सब बड़े फैमिली के आसपास ही लगी रही थी। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पता नहीं मैंने ये चीज़ पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि वो लड़की कितनी घटिया और चालाक है। पहले वो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती थी और अब जब उसके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं तो वो उनके पीछे भागकर उन्हें इम्प्रेस करना चाहती है। पर उसे क्या लगता है वो लोग उसे एक नज़र देखेंगे भी? ना तो वो ईशानी की तरह खूबसूरत है और ना ही उसका कोई अच्छा बैकग्राउंड है। पता नहीं किस बात का घमंड है उसे। वही राहुल जो आगे बैठकर अपनी मॉम और बहन की बात सुन रहा था, उसे भी उनकी बातें सही लग रही थी। उसने भी क्लियरली ये नोटिस किया था कि कैसे प्रिया बेशमों की तरह उन लड़कों के आगे पीछे घूम रही थी। वो एक लड़का था इसलिए वो देख पा रहा था कि उनमें से किसी को प्रिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी प्रिया उनके आगे पीछे ही घूम रही थी। अब उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने प्रिया को जितना मासूम
प्यो और काइंड लड़की समझा था, प्रिया उतनी भी मासूम नहीं है। वहीं मेंशन में अभी भी खुश भरा माहौल था। प्रिया देख रही थी कि कैसे ईशानी सबके बीच एक तारे की तरह चमक रही थी और ये देखकर जलन के मारे उसका बुरा हाल था। वहीं सुकेत जी और आरती जी अपने चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड इमोशन लिए ये सब देख रहे थे। उनके मन में बस यही चल रहा था, क्या अगर जब ईशानी पहले इस घर में आई थी तब अगर उन्होंने उसे अपना लिया होता तो क्या ईशानी उनके साथ भी इस वक्त ऐसे ही हंसी खुशी नहीं रही होती। वहीं समीर, दर्शित, रेहान और अयान चारों अपनी उस बहन को देख रहे थे जिसे उन्होंने यहाँ रहते वक्त कभी प्यार नहीं दिया था और न ही उसे एक बहन होने का हक दिया था और न ही अपनी भाई होने का कोई कर्तव्य निभाया था। आज उसी बहन को प्यार करना चाहते थे, ढेर सारी बातें करना चाहते थे और उसकी सारी बातें सुनना भी चाहते थे, पर उनकी बहन आज उनसे बात भी करना पसंद नहीं करती थी। आज उसके और भी भाई हैं जो उसे इतना प्यार करते हैं कि ईशानी को शायद अब उनकी प्यार की जरूरत ईशानी की नहीं है। उन्हें थोड़ी जलन भी हो रही थी कि उनकी बहन के ये लोग कितने क्लोज हैं। वहीं दूसरी तरफ इन खुश भरा माहौल से अलग एक बड़े से विला में मातम छाया हुआ था। एक औरत एक डेड बॉडी के पास बैठकर जोर जोर से रो रही थी और कुछ और लोग उसे संभाल रहे थे। जिसने भी मेरे बेटे की मौत का जिम्मेदार है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ये कहते हुए एक 70 साल बूढ़ा आदमी गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त नफरत दिखाई दे रहा था। आप चिंता मत कीजिए दादाजी, मैं वादा करता हूँ मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अगर इन सब के पीछे सहगल फैमिली हुआ तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहते हुए एक लड़का अपने आंखों में गुस्सा और नफरत लिए बैठा अपने मरे हुए पिता के लाश को देख रहा था। ये माथुर फैमिली था। इनकी फैमिली की सालों से सहगल फैमिली से दुश्मनी है, जिस वजह से ये हर वक्त उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते थे। इनका इलीगल बिजनेस भी है। कुछ दिन पहले ही ब्रिजेश माथुर, जो इस वक्त मरा हुआ सबके सामने पड़ा था, उसने ही निखिल सहगल पर अटैक करवाया था, पर किस्मत से वो बच गए। ये पहली बार नहीं था जब इन लोगों ने उन पर अटैक करने की कोशिश किया था, पर इन लोगों को पता नहीं कि जब तक ईशानी है तब तक कोई उसकी फैमिली का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही लोगों की नज़रों में माफिया क्वीन क्रूएल नहीं बन गई है, वो सच में क्रूएल है और उसकी क्रूएलिटी को बर्दाश्त करके आज तक कोई जिंदा नहीं रहा है। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में अभी भी खुशी भरा माहौल था। सब बातें कर रहे थे। सबकी जिद करने पर रविकांत जी भी मान गए थे और उन्होंने बोल दिया था शाम को ईशानी की केक कटिंग और सेलिब्रेट भी यही होगी। और इस बात से ईशानी बिल्कुल भी एग्री नहीं थी, गिर भी वो इस वक्त अपने दादाजी को मन नहीं कर पा रही थी। बाकी चारों फैमिली भी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं थी इस बात से, क्योंकि ये लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। पर ईशानी की दादाजी रविकांत जी की बात को वो टाल नहीं सकते थे, इसलिए ही ना चाहते हुए भी वो मान गए। वहीं इस बात से प्रिया सबसे ज़्यादा नाराज और परेशान थी। वो नहीं चाहती थी कि ईशानी की केक कटिंग सेलिब्रेशन भी यही हो। पहले से ही ईशानी ने खुद पर सारे अटेंशन ग्रैब कर रखा है, और अगर आज ईशानी की पार्टी भी यही होगी तो सबका अटेंशन फिर से ईशानी के ऊपर चला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि उसकी असली आइडेंटिटी सामने आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो वो बर्बाद हो जाएगी। उसकी जो दुनिया के सामने इकलौती राजकुमारी वाली इमेज है वो भी चली जाएगी। तब तो वो किसी भी अमीर लड़कों का अटेंशन खुद पर नहीं ला पाएगा। वो सबके बीच मजाक उड़ाने वाली नकली राजकुमारी बनकर रह जाएगी। प्रिया ने अपने मासूम और उदासी भरी आंखों से अपने मॉम, डैड और भाई की तरफ देखा। वो चाहती थी कि उसके मॉम, डैड और भाई दादाजी को मना कर दे यहाँ सेलिब्रेशन करने के लिए, पर उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि ईशानी की बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ होने से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो। उल्टा वो तो खुश लग रहे थे ये बात सुनकर। अपनी पेरेंट्स और भाइयों को खुद होते हुए देखकर प्रिया अपनी गुस्से पर काबू नहीं कर पा रही थी। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। नंदिनी आपने दादाजी की तरफ देखकर बोली, दादाजी आपने इस बार कौन सा यूनिक गिफ्ट तैयार किया है इशू के लिए? उनकी बात सुनकर विश्वम्भर जी कुछ कहते उससे पहले देवेंद्र जी विश्वम्भर जी को ताना मारते हुए, बे इस बूढ़े ने जरूर कोई भी गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया होगा मेरी प्यारी पोती के लिए। देवेंद्र जी की बात सुनकर विश्वम्भर जी चिढ़ गए और जैसे ही कुछ कहने वाले थे, उससे पहले ही देवेंद्र जी जो विश्वम्भर जी के चिढ़े हुए अंदाज देख खुश हो रहे थे, वो तुरंत अपने चेहरे पर शैतानी स्माइल लाकर बोले, अब ये मत कहना तुमने सच में इशू के लिए कोई गिफ्ट प्रिपेयर नहीं किया है। उनकी ये बात सुनकर तो विश्वम्भर जी और भी चीड़ गए, और उन दोनों की ऐसी बच्चों वाली झगड़ा देखकर बाकी सब एंजॉय कर रहे थे। तभी विश्वम्भर जी गुस्से में बोले, वो मेरी पोती के लिए सरप्राइज गिफ्ट है, मैं तुझे क्यों बताऊं? फिर देवेंद्र जी को चिढ़ाने वाले नजरों से देखते हुए बोले, वो तो तुम ही हो जो शायद गिफ्ट देना भूल जाता है। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह बन गया और वो मुंह बनाते हुए बोले, किसने कहा कि मैं भूल जाता हूँ? मैंने बहुत सारा सोच रखा है। मैंने एक जेट या फिर प्राइवेट कैसल के बारे में सोचा है, पर जो मेरी इशू को पसंद आएगी मैं उसे वही गिफ्ट करूंगा।
उनकी बात सुनकर सब हैरान हो गए। सुकीर्त जी और आरती जी का तो हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जेट या कैसल ये सब तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते, पर देवेंद्र जी ये ईशानी को गिफ्ट करना चाहते हैं। पक्का ईशानी के लिए उनके दिल एक स्पेशल जगह है। वही चारों भाई भी हैरान थे। प्राइवेट जेट तो उनके पास भी नहीं था, वो भी पर्सनल। इस बार राजवंश फैमिली भी हैरान थी कि सच में ये लोग ईशानी को अपनी खुद की पोती ही मानते हैं, वरना कौन ऐसे करोड़ों का गिफ्ट देता है। सच में उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ को वह लोग सच में प्यार करते हैं। वही प्रिया को तो हैरानी और जलन दोनों हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने जेनेरियस क्यों है ईशानी के लिए। सिर्फ उसकी बर्थडे ही तो है, इसमें इतना स्पेशल बात क्या है जो ये लोग ईशानी को करोड़ों का गिफ्ट देना चाहते हैं। वहीं ईशानी ने अपना सिर पकड़ लिया था। सच में उसके दोनों दादाजी हमेशा बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं। उसे पता था आज भी वो जरूर लड़ने लग जाएंगे कि कौन उसे सबसे ज्यादा प्यार करता है और वो किससे सबसे ज्यादा प्यार करती है। ऊपर से अगर वो गिफ्ट लेने को मन करेगी तो अगले 1 साल तक वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे और कंप्लेन करेंगे। वही देवेंद्र जी की बात सुनकर विश्वंभर जी हंसते हुए बोले, तुम मेरी प्यारी पोती को जेट और प्राइवेट कैसल देना चाहते हो? मेरी पोती को इसकी क्या जरूरत है, उसके पास पहले ही प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल भी है। मुझे लगता है तुम बूढ़े हो गए हो, इसलिए चीजें भूलने लगे हो। उनकी बात सुनकर देवेंद्र जी का मुंह काला पड़ गया। ये बूढ़ा हमेशा उनकी काम में टांग अड़ाता है। वो नाराजगी से बोले, तो क्या हुआ अगर उसके पास से पहले है, मैं ये एक और उसे दे दूंगी, उसके पास ऑप्शन के तौर पर रहेगा ना। उनकी बात सुनकर विश्वंभर जी ने मुंह बना लिया। वहीं अविनाश जी उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर खुशी से एंजॉय कर रहे थे। वहीं बाकी सबको ये सुनकर तो कोई फर्क नहीं पड़ा कि ईशानी के पास पहले से ही खुद का प्राइवेट जेट और कैसल है। पर मेहरा फैमिली तो हैरानी से आंखें बड़ी में ईशानी को देखे जा रहा था। सुकीर्त जी और आरती जी चारों भाइयों के मन में यही चल रहा था कि जब ईशानी के पास कितना पैसा है और वो कितनी पावरफुल है, जो वो एक प्राइवेट जेट और प्राइवेट कैसल को ओन कर सकती है। जिसके पास एक प्राइवेट जेट ऑफर करने की कैपेबिलिटी है, उसे भला उनकी छोटी सी शेयर में क्यों ही दिलचस्पी होगी। प्रिया की तो ये सुनकर जलन से बुरा हाल था। उसे लग रहा था जरूर मोक्ष ने ही ईशानी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया होगा, वरना वो गवार लड़की कैसे एक प्राइवेट जेट और कैसल ऑफर कर सकती है। वो चाहे कितनी भी इनकम कर ले, भले ही वो डॉक्टर ईशा है, फिर भी इतना सब कुछ वो नहीं कर सकती। ये सोचकर उसे और भी गुस्सा और जलन हो रही थी। उसने एक नज़र मोक्ष को देखा जो ईशानी के पास किसी किंग की तरह बैठा था। उसका चार्मिंग फेस, शार्प फीचर्स उसे सबसे अलग बनाता था। उसका प्रेजेंस और ऑरा ऐसा था कि कोई भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। अब तो प्रिया और भी डिटरमाइंड हो गई थी। अब तो उसे कुछ भी करके मोक्ष का दिल जीतना होगा। एक बार अगर उसने मोक्ष का दिल और ट्रस्ट जीत लिया तो वो ईशानी को मोक्ष की लाइफ से बाहर फेंक देगी। उसके बाद वो भी एक अच्छी लग्जरी लाइफ जी पाएगी। सच में राहुल क्या और कोई भी लड़का मोक्ष को पैसों पावर में मात नहीं दे सकता। जरूर ईशानी की किस्मत बहुत अच्छी है जो वो मोक्ष को पसंद आ गई और अब लग्जरी लाइफ जी रही है। पर ज्यादा दिन तक नहीं, वो जरूर उससे मोक्ष को छीन लेगी। कुछ देर बाद मोक्ष और राजवंश फैमिली निकल गए। उन्हें शाम को भी आना था क्योंकि रविकांत जी और प्रभा जी दोनों ने रिक्वेस्ट किया था और वो ईशानी के दादा दादी थे जिन्हें ईशानी बहुत मानती थी, तो वो उन्हें मना करके उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करने वाले थे। तभी ईशानी को जैकी का कॉल आया तो उसने साइड में का कर कॉल आंसर किया। तो उधर से जैकी की इम्पीसेंट और उदासी से भरी आवाज आई, बोस काम हो गया। फिर बच्चों वाली थोड़ा नाराज आवाज में बोला, बोस आपने मुझे काम से दिया, मैंने आपकी पूजा मिस कर दिया। उसकी बच्चों वाली बात सुनकर ईशानी अपनी यूजुअल टोन में बोली, शाम को आ जाना। आपनी बोस की बात सुनकर जैकी खुश होकर बोला, बोस क्या हम पार्टी करने वाले हैं? इस पर ईशानी ने ज्यादा कुछ नहीं बोला और रुड टोन में बोली, नकुल को फोन दो। ईशानी की बात सुनकर जैकी का मुंह छोटा हो गया और वो अपने पास खड़ा नकुल को घूर घूर कर देखने लगा। वहीं नकुल जिसे भी अपनी बोस की बातें सुनाई दी थी वो जैकी की गुस्से वाली नजरों को इग्नोर करके जैकी के हाथ से फोन ले लिया। तो जैकी गुस्से से पैर पटकते हुए जाकर सोफे पर बैठ गया और गुस्से से नकुल को घूर घूर कर देखने लगा, जैसे नकुल ही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन हो। वही ईशानी ने नकुल को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया। नकुल भी ध्यान से सुनने लगा और फिर ईशानी ने जब फोन काट दिया तो जैकी ने जल्दी आकर नकुल के हाथ से फोन को छीन लिया और उसे घूरते हुए बोला, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है। अगर आप सब जल्दी काम खत्म कर देते तो मैं भी आज बोस के साथ उनकी जन्मदिन की पूजा में होता। उसकी बात सुनकर नकुल का मन कर रहा था कि आपने सिर ही पीट ले। उसने सुबह से ये बात जैकी के मुंह से कम 100 बार सुन चुका था। नकुल चिढ़ते हुए बोला, बस करो, कितने बार एक ही बात बोलोगे? तुम खुद ही थे जो वहां जाने की जिद कर रहे थे, मैंने तुम्हें नहीं बोला था हमारे साथ आने के लिए। उसकी बात सुनकर जैकी क्या बोले समझ नहीं आया, फिर अकड़ दिखाते हुए गुस्से से बोला, तो क्या हम काम और भी जल्दी खत्म कर सकते थे?
वो हमारे कब्जे में ही तो था, तुम लोगों की वजह से ही आने में देर हुई, तुम लोगों को ही तो उस पागल के साथ लुका छुपी खेलना था ना। इतना कहकर वो फिर से सोफे पर बैठ गया। नकुल को उसकी ये बचकानी हरकतों की आदत हो गई थी, इसलिए वो आपने सिर घटक कर अंदर चला गया। वहीं उन दोनों का ये झगड़ा बाकी वही खड़े बॉडीगार्ड्स देखकर हंस रहे थे। उन्हें दोनों की बातें सुनकर बहुत मजा आ रहा था। तभी एक बॉडीगार्ड आगे आकर बोला, जैकी सर, क्या हम भी आज आपके साथ आ सकते हैं? वो हम सबको भी मैम को विश करना था। उनकी बात सुनकर जैकी की आंखों में चमक आ गई। वो खुश होते हुए बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो चलो हम कुछ एक्साइटिंग सरप्राइज प्लान करते हैं बॉस के लिए। इतना कहकर वो सब एक गोल घेरा बनाकर बैठ गए और प्लान करने लगे। वहीं नकुल जो अंदर चला गया था, पर वो हॉल में कुछ डॉक्यूमेंट भूल गया था। जैसे ही वो हॉल में उसे लेने आया, हॉल की नज़ारा देखकर हैरान हो गया, क्योंकि नज़ारा ही कुछ ऐसा था। जैकी बीच में बैठा था और उसके चारों ओर बॉडीगार्ड घेरा बनाकर बैठे थे, जैसे जैकी स्टोरी सुना रहा हो और वो सब सुन रहे हो। ये यहाँ क्या हो रहा है? ऐसे तुम सब नीचे क्यों बैठे हुए हो? नकुल ने कंफ्यूजन से पूछा। तो एक बॉडीगार्ड बोला, सर हम मैम के बर्थडे में सरप्राइज देने का प्लान बना रहे हैं, जैकी सर हमें आइडिया दे रहे हैं। ये बात सुनकर नकुल ने अपना सिर ही पीट लिया और मन ही मन बोला, हे भगवान, कुछ ही दिनों में इस पिद्दी जैकी ने गाइस को भी आपने जैसा बना लिया है। उसने अपना सिर झटका और डॉक्यूमेंट लेकर फिर से अंदर चला गया। उसे इनकी तरह जैकी की बातों में पागल नहीं बनना था। वहीं मेहरा मेंशन में सब बैठे हुए थे, तभी अविनाश जी और निखिल जी दोनों का फोन एक साथ रिंग हुआ। दोनों ने फोन उठा लिया। निखिल जी ने थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव किया, तो उधर से उनके असिस्टेंट ने जो कहा उसे सुनकर निखिल जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं अविनाश जी का भी सेम हाल था, उन्हें भी उनकी असिस्टेंट की तरफ से कॉल आया था। निखिल जी जब हॉल में आए तो अविनाश जी और निखिल जी ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों ईशानी की तरफ देखने लगे। वहीं बाकी सब कंफ्यूजन से दोनों को देख रहे थे। तभी वेद की फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर उसने भी ईशानी की तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया। तभी विश्वंभर जी और देवेंद्र जी एक साथ बोले, क्या हुआ, तुम तीनों मेरी प्यारी पोती को ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी बात सुनकर बाकी सब भी उन्हें कंफ्यूजन से देखने लगे। तभी वेद बोला, आप न्यूज देखिए, पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। उसकी बात सुनकर किसी को कुछ समझ नहीं आया। वहीं ईशानी का सिर दुखने लगा, उसे नहीं लगा था कि ये बात इतनी जल्दी न्यूज में आ जाएगा। ऊपर से वो सब इस वक्त मेहरा मेंशन में थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि ये सब अभी किसी को पता चले। वहीं वेद की बात सुनकर मेहरा फैमिली को भी कुछ समझ नहीं आया, तो रेहान ने टीवी पर न्यूज चैनल ऑन कर दिया। तो न्यूज में बस ब्रिजेश माथुर की मौत की न्यूज दिखा रहा था। किसी को पता नहीं था कि ये सब किसने किया, पर 2 घंटे पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये देखकर सब हैरान थे, क्योंकि माथुर फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में एक बड़ा नाम था। वहीं तीनों फैमिली अच्छी तरह से जानते थे कि माथुर फैमिली सहगल फैमिली की कितनी बड़ी दुश्मन है। उन्हें ये भी पता था कि कुछ दिन पहले ब्रिजेश माथुर और उसके बेटे अमित माथुर ने ही निखिल जी पर जानलेवा हमला करवाया था, जिससे निखिल जी मरते मरते बचे थे, क्योंकि उस वक्त उनकी प्रोटेक्शन के लिए ईशानी के हिडन गार्ड्स उनके पीछे थे, वरना निखिल जी की जान भी जा सकती थी। अब सबको समझ आ गया कि निखिल जी, अविनाश जी और वेद तीनों ईशानी को ऐसे क्यों देख रहे थे, क्योंकि जरूर ये सब ईशानी का ही काम है। ईशानी ने ही ब्रिजेश माथुर को मौत के घाट उतारा है। अब तो निखिल जी, अविनाश जी और वेद की तरह बाकी सब भी ईशानी को देखने लगे। सुनिधि जी और ईशानी की बाकी तीनों माँ को भले ही ये नहीं पता था कि ईशानी माफिया क्वीन है, पर उन्हें ये जरूर पता था कि जब अपनी फैमिली पर बात आए तब उनकी प्यारी बेटी ईशानी बहुत खतरनाक बन जाती थी। उन्हें पता था कि ईशानी भले ही कुछ शो न करती हो, पर उसकी नज़रें फैमिली पर हर वक्त रहती है, और फैमिली पर बात आई तो वो किसी को मारने से पहले या बर्बाद करने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचेगी। वहीं मेहरा फैमिली में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग इस न्यूज को देखने के बाद ईशानी को ऐसे क्यों देख रहे हैं। अविनाश जी ने ईशानी को देख फिर वेद को देखकर गुस्से से पूछा, तुम कर क्या रहे थे? क्या मैंने तुम्हें प्रिंसेस पर नजर रखने को नहीं बोला था? उनके सवाल से वेद हैरान रह गया। भला वो किसे ईशानी पर नजर रखता? ईशानी तो उसे आसपास भी कुछ दिनों से भटकने नहीं दे रही थी। वो थोड़ा नाराज आवाज में बोला, दादाजी आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने नजर रखने की कोशिश नहीं की, पर आपकी इस प्रिंसेस पर कोई चाहकर भी ज्यादा देर तक नजर रख सकता है भला? आपने पोते की बात सुनकर अविनाश जी चिढ़ गए, क्योंकि असल में तो वो भी जानते थे कि अगर उनकी पोती चाहे तो कोई भी उस पर नजर नहीं रख सकता। उन्होंने भी तो कुछ दिन पहले कुछ लोगों को ईशानी पर नजर रखने के लिए भेजा था, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो पता भी नहीं कर पाए कि कब ईशानी कहाँ जाती थी। निखिल जी आपने बेटे की बात सुनकर बोले, नालायक तू डैड को जवाब दे रहा, तुझसे तो एक काम ढंग से नहीं होता। इतना कहकर वो मन ही मन सोचने लगे, चाहे हम कितनी भी नजर रख ले, मेरी शेरनी अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती।
वहीं अपने दादाजी और डैड दोनों को खुद पर ही गुस्सा करते देख वेद लाचारगी से अपनी प्यारी बहन ईशानी की तरफ देखने लगा ताकि वो उन दोनों के सवालों से उसे बचा ले। वहीं ईशानी वेद की ऐसी पिटीफुल नज़र नोटिस करके अपने सिर हिला देती है। वहीं ईशानी की चारों दोस्त और भाई तो वेद की इस हालत पर हंस रहे थे। बाकी सबको तो सब कुछ समझ आ रहा था, पर सिर्फ मेहरा फैमिली में ही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये ईशानी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं और ईशानी के ऊपर क्यों नज़र रखनी थी। तभी अविनाश जी परेशान होकर ईशानी की तरफ देखकर बोले, आपने ये क्यों किया प्रिंसेस? हम इसलिए आपको इस सब से दूर रखना चाहते थे, हम नहीं चाहते आप किसी से दुश्मनी मोल ले। आपने दादाजी बात सुनकर और उनकी फिक्र महसूस करके ईशानी अपनी शांत आवाज में बोली, जब दुश्मन आप पर हमला करे तब हमें 4 कदम पीछे हटकर चुपचाप बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि हमें पीछे 4 कदम लेकर उनसे भी दुगनी ताकत से उन पर वार करना चाहिए। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कोई मेरी फैमिली की किसी पर आंख उठाए तो मैं क्या करती हूँ। उन्होंने जब हमला करवाया था उससे पहले तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए था कि अनलाइक भूल से उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। सब समझ रहे थे कि ईशानी निखिल जी पर हुए हमले की बात कर रही है। निखिल जी ईशानी को देखते हुए उसे समझाते हुए बोले, पर गुड़िया आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको उस जैसे घटिया इंसान को मारने की ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी। आप जानते हैं न उस ब्रिजेश माथुर का बाप गजेंद्र माथुर और उसका बेटा अमित माथुर भी उसकी तरह ही घटिया इंसान है, और यहाँ तक इलीगल काम में तो अमित माथुर अपने बेटे से भी बड़ा दरिंदा है। मैं नहीं चाहता कि उसकी वजह से मेरी गुड़िया को खरोच भी आए। उनकी चिंता और फिक्र को देखकर ईशानी उनकी हाथ को अपने हाथों में लिए उन्हें शांत करते हुए बोली, आप अपनी गुड़िया को अच्छी तरह से जानते हैं ना पापा, तो आप किस बात की फिक्र कर रहे हैं। वहीं मेहरा फैमिली को तो जैसे एक बड़ा झटका लगा था, यहाँ तक कि इस बार तो रविकांत जी और प्रभा जी भी हैरान थे। सुकेत जी और आरती जी डर से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी फूल जैसी बच्ची कैसे किसी का मदद करवा सकती है, वो भी इतने बड़े और जानेमन बिजनेसमैन का, और ये सब तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ईशानी के लिए ये रोज का काम हो। दोनों को अब ईशानी को लेकर डर लग रहा था कि कहीं इस केस में उनकी बेटी को जेल ना हो जाए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इतने शांत कैसे और ईशानी को इतने आराम से क्यों समझा रहे हैं जैसे ईशानी ने कोई छोटी गलती किया हो। वहीं समीर, दर्शित, रेहान और अयान भी इस बात से हैरान थे कि उनकी बहन ने किसी का मदद किया है, वो भी इतने बड़े बिजनेसमैन का। वहीं प्रिया की जान तो जैसे हलक में आ गई थी। उसने सोचा नहीं था कि ईशानी इतनी क्रूएल होगी कि किसी को मरवा भी सकती है। अब तो उसे थोड़ा डर लगने लगा था ईशानी से। उसने डर से अपना थूक गटक लिया। ईशानी निखिल जी को समझा रही थी, तभी उसकी फोन रिंग हुआ। ये ऑफिस की तरफ से इम्पोर्टेड कॉल था, तो ईशानी ने अटेंड कर लिया और थोड़ी देर के लिए दूर चली गई। तभी रविकांत जी अविनाश जी और निखिल जी की तरफ देखकर गंभीर भाव से बोले, अविनाश जी, क्या सच में ब्रिजेश माथुर की मौत में हमारी ईशानी की हाथ है? उनकी बात सुनकर अविनाश जी ने बेबसी में अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो कहते भी तो क्या कि वो चाहकर भी अपने पोती को रोक नहीं पाए। वहीं उनकी हाँ सुनकर सबसे ज्यादा शौक मेहरा फैमिली को लगा था। अब तो शक की कोई गुंजाइश भी नहीं रह गई थी कि ईशानी ने ही ब्रिजेश माथुर को मरवाया है। विश्वंभर जी और देवेंद्र जी की चेहरा भी गंभीर हो गए थे। भले ही उन्हें ईशानी की कैपेबिलिटी पता थी, फिर भी वो डरते थे कि कहीं इतनी सारी दुश्मनी की वजह से उनकी प्यारी पोती को कोई चोट ना पहुंचे। इसलिए तो उन सब ने जितना हो सके निखिल जी पर हुए अटैक की बातों को ईशानी से छुपाने की कोशिश किया था। सुकेत जी उन्हें देखकर गुस्से से बोले, आप सब इस बात को इतनी लाइटली कैसे ले सकते हैं? आप कैसे हमारी बेटी को किसी की मदद कराने दे सकते हैं? अब तो मुझे लगता है आप मेरी ईशानी से सच में प्यार ही नहीं करते। अगर आप सब उसे सच में इतना ही प्यार करते तो आप उसे इतनी बड़ी गलती कैसे करने दे सकते? और आप उसे इस बात की पनिशमेंट देना तो दूर की बात, आप उसे कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। वो तो अभी बच्ची, अगर उस पर मर्डर केस हो गया तो उसकी भविष्य का क्या होगा? उनकी बातें सुनकर सबका मुंह काला पड़ गया। सबको गुस्सा भी आ रहा था, किसी को भी सुकेत जी की बातें एक नहीं लगी। वही सुकेत जी की बातें आरती जी, समीर, दर्शित, रेहान और अयान को बिल्कुल सही लगा। आरती जी सुकेत जी की हाथ पकड़कर उन्हें शांत कराते हुए बोली, आप शांत हो जाए। फिर निखिल जी और बाकी सबकी तरफ देखकर बोली, हम मानते हैं कि आप सब ईशानी से बेटी की तरह प्यार करते हैं और ईशानी भी आप सबको बहुत प्यार करती है, पर आप सब उसे गलत करने पर भी रोक नहीं पा रहे हैं। तभी समीर भी बोला, आप बुरा मत मानिए, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों की दुश्मन की नज़रों में ईशानी आए और वो सब ईशानी को टारगेट करे। प्रिया जो उनकी बातें सुनकर मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी, चलो अच्छा हुआ ईशानी की इस हरकत से ही सही, पर घरवालों की नज़रों में उसकी इमेज बढ़ जरूर बन जाएगी।
तभी सबकी कानों में एक कड़कती हुई कोल्ड आवाज सुनाई दी, मिस्टर मेहरा, मिसेस मेहरा एंड मिस्टर समीर, ये मेरा और मेरे फैमिली के बीच का मामला है। आपको इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे कौन प्यार करता है और कौन नहीं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। मुझे ये बात अच्छे से पता है। और रही बात मर्डर केस की, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे संभालने के लिए मेरे आपने है। ये सब उसने सरकास्टिक वे में कहा था, जिससे उन सबको पास्ट की याद आ जाए। और आपको कब से मेरी इतनी चिंता होने लगी? आपकी प्यारी बेटी प्रिया यही तो है। आप सबके सामने आप उसकी चिंता कीजिए, मेरी नहीं। और आइंदा से अगर किसी ने मेरे पापा या दादाजी या किसी और मेंबर को कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मुझ पर हक किस बात का जता रहे हैं आप लोग? इतना कहकर उसने बाकी सब की तरफ देख फिर बोली, मैं थोड़ी देर के लिए रूम में जा रही हूँ। इतना कहकर वो रूम की तरफ चली गई। सुकेत जी, आरती जी और समीर और बाकी तीनों भाइयों को ईशानी का ऐसा बिहेवियर देख बहुत बुरा लग रहा था। ईशानी का उन सबको फैमिली ना मानना और उन सबके सामने ऐसा बोलना उन्हें हट कर गया। आरती जी की आंखों में आंसू आ गए। वहीं निखिल जी, अविनाश जी, जिन्हें पता था कि ईशानी उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुन सकती, गिर भी कहीं ना कहीं सुकेत जी और समीर की बातें भी तोड़ सही लगी थी और उन्हें थोड़ा बुरा भी लगा था, इसलिए वो चुप थे। काव्या सुकेत जी और आरती जी को देखकर बोली, अंकल आंटी, अच्छा होगा कि आप ईशानी के सामने उसकी किसी आपनों के साथ कभी ऐसी बात ना करें। दैनिक जी, जो अब तक चुप थे, वो उनकी तरफ देखकर गंभीर बहन से बोले, आपने क्या कहा कि अविनाश अंकल और निखिल ईशानी को प्यार नहीं करते? तो सुन लीजिए, वो दोनों ईशानी को अपनी खुद की पोती से ज्यादा प्यार करते हैं और आज तक ईशानी को हर वो चीज देने की कोशिश की है जिससे मेरी बच्ची को खुशी मिले। सिर्फ कह देने से तो कोई माँ बाप नहीं बन जाता और ना ही जन्म देने से। आपने तो ईशानी को जन्म दिया था, पर एक माँ बाप का प्यार नहीं दे पाए, जो प्यार उसे निखिल और सुनिधि भाभी से मिला है। प्यार की बातें आप कर रहे हैं। मैं जब इशू से पहली बार मिला था तब मैंने अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया था और हम ये भी जानते हैं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, ये उन्होंने मजाक भरी लहजे में बोला था। वहीं उनकी बातें सुनकर सुकेत जी, आरती जी और समीर का सिर झुक गया था। तभी रीता जी भी बोली, और आपके इसकी चिंता मत कीजिए, उसके दादाजी है सब संभालने के लिए। और आप ये सब कहने से पहले खुद के बारे में क्यों नहीं सोच लेते? वो आप लोग ही थे ना जिन्होंने खुद की 17 साल की छोटी सी बच्ची को झूठे केस में जेल भेज दिया था और ये जानने तक की कोशिश नहीं किया कि सच क्या है। उनकी बातें सुनकर तो आप सब और भी गिल्ट में चले गए। 4 सालों से इस बात की गिल्ट और फिर यहाँ आने के बाद ईशानी की बेरुखी उन्हें खाए जा रही थी। सबको फिर से उस सीसीटीवी फुटेज की याद आ गई जिस वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तभी वेद उन सबको देखते हुए बोला, ईशानी अपनी फैमिली को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है, उसे कोई छू भी नहीं सकता। वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। गवर्नमेंट और कानून को वो अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाती है। उसने तो 2 साल पहले एक पार्टी के सारे मेंबर को एक रात में गायब कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों ने विश्वंभर दादाजी को मारने की कोशिश की थी और उनके खिलाफ सजी किया था। मेरी बहन चाहे तो किसी भी देश की गवर्नमेंट को अपनी इशारों पर चला सकती है, इसलिए आप सब मेरी बहन की फिक्र छोड़ दीजिए, उसके लिए और भी बहुत लोग हैं। इतना कहकर वेद एरोगेंटली वहां से ईशानी की रूम की तरफ चला गया। उसके पीछे पीछे ईशानी की सारी दोस्त और भाई भी चले गए और हॉल में सुकेत जी, आरती जी और चारों भाई को हैरान छोड़ गए। वो सब यही सोच रहे थे कि आखिर ईशानी की कितनी बड़ी आइडेंटिटी है जो गवर्नमेंट और लॉ भी उसके सम झुक है और तो और किसी भी देश को अपने सामने झुकाने की ताकत रखती है। वही प्रिया तो सोच सोच कर गुस्से के मारे पागल हो रही थी। आखिर ईशानी की और कौन सी आइडेंटिटी है? वहीं दूसरी तरफ रहाने विला में दीप्ति और उसके मोम डैड हॉल में बैठे थे। दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए अपने हाथ में पकड़ी इनविटेशन कार्ड को देख रही थी। जब से राजवंश विला से बेइज्जत होकर आए थे तब से दीप्ति गुस्से के मारे पागल हो गई थी। अब तो उसने जिद पकड़ लिया था कि कैसे भी करके वो अपनी बेइज्जती का बदला ईशानी से लेकर रहेगी और कुछ भी करके मोक्ष की बीवी बनकर ही रहेगी। वही गुस्सा तो वीरेंद्र जी और माया भी थे। उन दोनों ने तो पहले से ही मोक्ष के साथ अपनी बेटी दीप्ति की शादी का सपना सजा रखा था। दीप्ति को उस कार्ड को देखते हुए देख माया जी बोली, तुम उस कार्ड को क्यों देख रही हो? हम उस छोटी सी पार्टी में तो नहीं जाने वाले। उनकी बात सुनकर दीप्ति अपनी मोम और डैड को देखते हुए शैतानी स्माइल लिए बोली, नहीं डैड, हम सब जरूर इस पार्टी में जाएंगे। आखिरकार इस पार्टी में उस 2 कौड़ी की ईशानी भी तो जरूर होगी ना। दीप्ति की बात सुनकर माया जी भी समझ गई कि उनकी बेटी उस पार्टी में क्यों जाना चाहती है, क्योंकि दीप्ति की हाथ में जो कार्ड थी वो प्रिया की बर्थडे पार्टी की ही इनविटेशन कार्ड थी। मेहरा फैमिली ने हर साल की तरह इस साल भी मुंबई की बहुत सारे बड़े परिवारों और बिजनेस सर्कल के लोगों को इस पार्टी में बुलाया था। रहाने फैमिली किसी भी साल इस तरह की छोटी पार्टी में नहीं जाती थी क्योंकि उन्हें ये पार्टी अपने स्टैंडर्ड से छोटा लगता था।
क्योंकि उनका नाम राजवंश खानदान से कहीं ना कहीं जुड़ा रहता था। वीरेंद्र जी अपनी बेटी को देखकर बोले, बेटा तुम करना क्या चाहती हो? ऐसे भी वहाँ राजवंश फैमिली से कोई नहीं जाएगा मुझे लगता है, इसलिए हमारा वहाँ जाना वेस्ट है। आपने डैड की बात सुनकर दीप्ति अपनी आंखों में शैतानी चमक लिए बोली, हाँ डैड मुझे पता है कि राजवंश फैमिली कभी इतनी छोटी पार्टी में नहीं जाएंगे, पर वो ईशानी तो वहाँ होगी ना, क्योंकि वो उस घर की अडॉप्टेड बेटी जो है। और इस पार्टी से ज़्यादा अच्छा मौका हमें नहीं मिल सकता। मैं आज उस ईशानी को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। आपनी हुई बेइज्जती के बारे में सोचकर माया जी भी उसकी बातों में राजी हो गई। वो भी अपनी बेटी और खुद की हुई बेइज्जती का बदला उस ईशानी से लेना चाहती थी। वीरेंद्र जी भी अपने बीबी और बेटी की बातों से सहमत हो गए और तीनों पार्टी में जाने के लिए वेट नहीं कर पा रहे थे। दीप्ति ने अपनी कुछ दोस्तों को कॉल किया ताकि जान सके कि उसकी किसी दोस्त की फैमिली भी इस पार्टी में जा रहे हैं या नहीं, ताकि उसे ईशानी की इमेज खराब करने का मौका मिल सके। वहीं दूसरी तरफ मेहरा मेंशन में इस वक्त ईशानी की चारों दोस्त को छोड़कर सब चले गए थे। सहाय फैमिली भी मुंबई के अपने पर्सनल विला में रहने के लिए चले गए थे। बाहर गार्डन और घर को डेकोरेशन किया जा रहा था शाम की पार्टी के लिए। वही अपने रूम में सुकेत जी और आरती जी बैठे थे। दोनों आज की बातों से परेशान थे। आरती जी ने सुकेत जी को देखकर कहा, ईशानी ने किसी का मर्डर करवाया, फिर भी वो लोग कह रहे थे कि अगर गवर्नमेंट को और कानून को सच पता चल भी गया तो भी उनकी हिम्मत नहीं होगी ईशानी को अरेस्ट करने की। पर मुझे अब भी थोड़ा फिक्र हो रहा है। और ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है ईशानी की जो किसी भी गवर्नमेंट को झुकाने की ताकत रखता है? उनकी सवाल का जवाब तो सुकेत जी के पास भी नहीं था। वो थोड़ा रुककर बोले, इन 4 सालों में सब कुछ बदल चुका है। ईशानी अब वही मासूम ईशानी नहीं रह गई जो प्यार के लिए तरसती थी। उसने खुद के अंदर की मासूमियत को भी खत्म कर दिया है और इसकी वजह कहीं ना कहीं हम सब भी है। हम सब अपनी बेटी को वो प्यार और केयर नहीं दे पाए जो वो डिजर्व करती थी। बिना गलत की भी उसे उस गलत की सजा मिली जिसने उसकी कोमल दिल को भी कठोर बनने पर मजबूर कर दिया। अगर उस वक्त हम उसे प्यार और अपनापन देते तो आज ये सब नहीं होता और ना ही वो हम सब से इतनी नफरत करती। उसने बस हमसे अपनापन और प्यार ही तो चाहा था जिस पर बचपन से सिर्फ उसका हक था। पर उसकी सारी हक प्रिया को मिली। पर जब वो इस घर में वापस आई तब हमें उसे ज़्यादा प्यार देना चाहिए था ताकि वो बचपन की कड़वी यादों को भूल सके। पर हम लोगों ने उसे क्या दिया? सिर्फ दुख और दर्द। हमें उसे कंपनसेट करना चाहिए था क्योंकि हम सबकी गलती की वजह से हमारी बच्ची ने इतने साल बाहर सफ़र किया। एक पूरा परिवार होने के बावजूद उसने अनाथों की तरह जिंदगी बिताई। पर हम सब उसके सामने ही उसे अपनाने से मना करके उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार दिया। पर वो सब कुछ खुशी खुशी देखती रही और हम सबकी दिल जीतने की कोशिश करती रही। पर अब मुझे एहसास हो रहा है कि उस वक्त जब हम सब उसके सामने ही प्रिया को लाड प्यार करते थे तब उसे कैसा महसूस हो रहा होगा, कितना दर्द होता होगा उसे। क्योंकि आज आपने खुद की बेटी को आपने सामने ही किसी और को माँ पापा बुलाते हुए उसके साथ खुश देख और ईशानी की उनकी प्रति इतनी परवाह देखकर कि कैसे ईशानी ने सिर्फ निखिल जी पर हमला होने की वजह से ही उसने उनके दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। ये सब देखकर मुझे भी दर्द हो रहा है कि और एहसास हो रहा आज मेरी बेटी, खुद की बेटी, हमारी गलतियों की वजह से ही हमसे कितनी दूर हो गई है। और इसलिए आपकी सवालों का जवाब हमारे पास नहीं है क्योंकि हमारे पास अब वो अधिकार नहीं है कि हम ईशानी से इन सब चीज़ों के बारे में पूछ सके। और अगर हमने पूछ भी लिया तो आपको क्या लगता वो हमारे सवालों का जवाब देगी? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर सुकेत जी अपने रूम से अटैच स्टडी रूम में चले गए। वहीं आरती जी अभी भी सुकेत जी की कही बातों के बारे में सोच रही थी और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वहीं समीर और दर्शित जो उनकी डोर के पास खड़े थे वो भी आपने डैड की बातें सुनकर वहीं खड़े गए। वो भी यही बातें करने आए थे ताकि वो ईशानी से इन सब के बारे में पूछ सके। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ईशानी फ्यूचर में किसी खतरे में पड़े। पर आपने डैड की बात सुनकर दोनों वहीं रुक गए क्योंकि सुकेत जी की बातें बिल्कुल सही थी। वो अगर ईशानी से इन सब के बारे में पूछेंगे भी तो ईशानी उन्हें कुछ भी नहीं बताएगी। वहीं प्रिया अपनी रूम में गुस्से में बैठी, उसके चारों ओर समा बिखरा हुआ। आज जो उसकी बेइज्जत हुई थी उसे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने अपने फ़ोन से जल्दी अपनी दोस्तों को कॉल किया और कुछ प्लान करने लगी। कुछ देर बात करने के बाद उसने कॉल काट दिया और अपने होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट लिए बोली, बहुत शौक है ना ईशानी तुम्हें मेरी बेइज्जती करने का, तो देखो आज मैं कैसे पार्टी में सबके सामने तुम्हारी बेइज करवाती हूँ। वही जिंदल विला में शिवम, जिसे कल ही डिस्चार्ज मिला था, या यूं कहे कि उसने अपनी दी ईशानी को इमोशनल ब्लैकमेल करके डिस्चार्ज लिया था क्योंकि उसे हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। शिवम इस वक्त शादी से बात करने की जिद लेकर बैठा था क्योंकि कल से उसने एक बार भी अपनी ईशा दी से बात नहीं किया था। देखो आपने बेटे को कितना जिद्दी है। डॉक्टर ईशा ने इसे ज़्यादा फ़ोन यूज करने से मना किया था
फिर भी वो बार बार डॉक्टर ईशा से बात करने की जिद कर रहा है। वो हमेशा इसके लिए फ्री तो नहीं बैठी होंगी ना। वो दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है, कोई आम लड़की नहीं जिसे जब चाहे फोन कर लो। संध्या जी आपने बेटे की जिद को देखकर आपने पति धीरेन जी से कंप्लेन करते हुए बोली। आपने बेटे की जिद और अपनी प्यारी बीबी की कंप्लेन सुनकर धीरेन जी के सिर में दर्द करने लगा था। वहीं सुरभि तो उन सबको देखकर आराम से सोफे पर बैठकर चिप्स और चॉकलेट खा रही थी जो ईशानी ने उसके लिए भिजवाया था, और वहीं अपनी बहन को अपनी प्यारी ईशा की दी हुई चॉकलेट खाते हुए देखकर शिवम मुंह फूला रहा था। पर वो कर भी क्या सकता था, ईशानी ने स्ट्रिक्टली उसे फास्ट फूड और ऑयली फूड खाने से मना किया था। अभी तो उसे सिर्फ सूप और खिचड़ी खाने की परमिशन थी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। धीरेन जी परेशान होकर बोले, ठीक है मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। इतना कहकर उन्होंने ईशानी को कॉल कर दिया। उन्हें अपनी ईशा दी को कॉल करता देख शिवम और सुरभि दोनों खुश हो गए और धीरेन जी के और भी पास आकर बैठ गए। थोड़ी देर रिंग जाने के बाद ईशानी ने कॉल उठा लिया। वहीं ईशानी जो आपने नए रिसर्च के काम में बिजी थी, जैसे ही उसने धीरेन जी की तरफ से कॉल देख तो उसने तुरंत कॉल उठा लिया, क्योंकि बात जब शिवम की आती थी ईशानी थोड़ी ज्यादा केयरफुल हो जाती थी। वहीं जैसे ही ईशानी ने कॉल रिसीव करके हेलो बोली, शिवम जो आपने डैड के पास ही बैठा था अपनी ईशा दी की आवाज सुनकर फोन धीरेन जी की हाथों से छीन लिया और जल्दी में खुश होकर फिर बच्चों वाली आवाज में बोला, ईशा दी आप क्या मुझे यहाँ घर पर मिलने नहीं आने वाली है? आपने कल डिस्चार्ज के वक्त कहा था कि आप मुझसे मिलने आएंगे, पर आप आज नहीं आए, क्या अब आपको आपने छोटू से भाई से प्यार नहीं है? वहीं ईशानी जो उसकी बच्चों वाली बातें सुन रही थी उसे तो हंसी भी आ रही थी। ये बिल्कुल वही बात थी जो पिछले जन्म में भी शिवम उसे कहा करता था, अगर वो एक दिन भी कॉलेज के बाद उससे मिले बिना घर आ जाती तो। क्या तुमने अपना मेडिसिन लिया? ईशानी ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उससे सवाल पूछा। उसकी सवाल सुनकर शिवम ने अपनी जीभ को अपने दांतों तले दबा दिया। वहीं उसे चुप देखकर ईशानी ने ना में अपना सिर हिला दिया, क्योंकि ईशानी को एक से पता था मेडिसिन खाना शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वही फोन स्पीकर पर था जिस वजह से धीरेन जी, संध्या जी और सुरभि भी ईशानी की बातें सुन पा रहे थे। डॉक्टर ईशा की सवाल सुनकर धीरेन जी ने अपने बेटे को देखा जैसे अपनी नजरों से ही उसका मजाक उड़ाकर बोल रहे हो, अब बताओ आपने ईशा दी को चुप क्यों हो? शिवम अपने डैड की नजरों को अच्छे से जान पा रहा था। वो झूठी हंसी हंसते हुए बोला, हाँ दी मैंने सारी मेडिसिन ली है। आपने भाई को झूठ बोलता देख सुरभि उसके बगल में ही बैठी थी जोर से बोली, ईशा दी भाई झूठ बोल रहे हैं, आज उन्होंने ने मेडिसिन को वॉमिट कर दिया। उसकी बात सुनकर ईशानी की आंखें छोटी हो गई। क्या तुम चाहते हो कि तुम हमेशा सूप और खिचड़ी और टेस्टलेस खाना खाओ? ईशानी ने शिवम को थोड़े गुस्से से सवाल पूछा। नहीं दी मैं तो मेडिसिन ले लेता हूँ, मैं आपका अच्छा भाई हूँ ना, शिवम ने सुरभि को घूरते हुए आपने आवाज को एक्स्ट्रा स्वीट करते हुए ईशानी से बोला। ईशानी उसकी इस ट्रिक को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने स्ट्रिक्टली उसे मेडिसिन लेने को ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद ईशानी ने फोन रख दिया। तभी सुरभि बोली, बाओ इसका मतलब आज सच में ईशा दी की जन्मदिन की पार्टी है? पर उस कार्ड पर तो किसी और आंटी का नाम था। उनके पास पहले ही मेहरा फैमिली की तरफ से कार्ड आया था, पर वो कार्ड प्रिया की बर्थडे पार्टी का था। पर अभी ईशानी ने उन्हें उसी एड्रेस पर अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया था, जिस वजह से वो सब थोड़े कंफ्यूज थे। धीरेन जी बोले, ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी ईशा दी की बर्थडे है ना, चलो उनके लिए गिफ्ट सिलेक्ट करो। धीरेन जी की बातों से दोनों एक्साइटेड हो गए और क्या गिफ्ट लेंगे इस बारे में बात करने लगे। शाम को 7 बजे इस वक्त मेहरा मेंशन बखूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ चहल-पहल थी। गेस्ट का आना शुरू हो गया था। आरती जी और सुकेत जी एक वार्म स्माइल के साथ सबको ग्रीट कर रहे थे। समीर भी कुछ बिजनेसमैन के साथ बात कर रहा था। तभी दर्शित भी पार्टी में आ गया। इस वक्त वो भी बहुत हैंडसम लग रहा था। पार्टी में बहुत सारी लड़कियां थी जो यहाँ सिर्फ मेहरा फैमिली की 4 लड़कों को इम्प्रेस करने आई थी, क्योंकि समीर फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का भी एक बिजनेस चला रहा था। तो वही दर्शित भी एक सिंगर था जिसका लाखों फैन थे, जिसमें ज्यादातर लड़कियां थी। आज सब बहुत तैयार होकर आए थे ताकि इन दोनों में से कोई उनसे इम्प्रेस हो जाए। तभी पार्टी एरिया की लाइट थोड़ी हो गई और स्पॉटलाइट एक जगह रुक गई। सबकी नजरें उसी तरफ थी। तभी स्पॉटलाइट के सामने प्रिया अपनी खूबसूरत कोस्टली गाउन में सबके सामने आए। आज वो काफी अच्छे से तैयार हुई थी और घंटों तक मेकअप किया था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। पार्टी में आए लड़के प्रिया को देखकर उसकी खूबसूरती में खो गए। कुछ लड़के जिन्हें पहले से ही प्रिया पसंद थी और उन्हें प्रिया मासूम और दयालु लड़की लगती थी, वो सब प्रिया को मुस्कुराते हुए देखने लगी। वहीं प्रिया की एक तरफ रेहान और दूसरी तरफ अयान खड़ा था। उनकी चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, पर उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो ईशानी को भी आज सबके सामने उसकी हाथ पकड़कर लाना चाहते थे।
पर प्रिया ने उन्हें अपने साथ चलने को इंसिस्ट किया और वो उसे मना करके उसकी दिल को नहीं दुखा सकते थे। प्रिया अपने दोनों भाई का हाथ पकड़कर प्रिंसेस की तरह चल कर आ रही थी और अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इस वक्त सबका अटेंशन सिर्फ उसकी तरफ ही था, जिसे वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वो हमेशा ही तो चाहती थी कि वो सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी रहे। वहीं ईशानी, जो अभी अभी आपने काम करके बालकनी में आई थी, वो ये सब तमाशा देख रही थी। ये सब तो उसने पिछले जिंदगी में बहुत बार ऐसे ही देखा था दूर से। इस वक्त ईशानी की आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। वो अपने रूम में चली गई और वार्डरोब से आपने हब्बी की दिया हुआ गाउन निकाला और उसे लेकर तैयार होने चली गई।